व्यंग्य धारा की 81वीं ऑनलाइन गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यंग्य धारा निरंतर अपनी प्रतिबद्धता को और अपनी दृष्टि की स्पष्टता को बनाए रखते हुए विषयगत विमर्श और रचनागत विमर्श के दोनों तीरों को छूते हुए निरंतर अग्रसर है। इसी कड़ी में हम लोग आज 81वीं गोष्ठी में एकत्र हुए हैं और 81वीं गोष्ठी का जो मूल स्वर रहेगा उसमें हम लोग व्यंग्य के विषय पर विमर्श करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा इस बार का व्यंग्य विमर्श का विषय रखा गया है, निर्धारित किया गया है मित्रों के साथ विमर्श के बाद, वो विषय है आंदोलन में व्यंग्यकार की भूमिका। जो विषय है वो बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर आज जो विशेष तौर पर हमने 4 वक्ताओं से संवाद किया है और जिसमें हमारे साथी आदरणीय भाई शशिकांत सिंह शशि जी, आदरणीय सुधीर कुमार चौधरी जी, आदरणीय प्रभाशंकर उपाध्याय जी अभी नहीं जुड़े हैं, हो सकता है कि जुड़ जाएंगे, और आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी। विशिष्ट तौर पर ये 4 साथी अपना वक्तव्य देंगे और जितने भी प्रतिभागी हैं, जो हम सब एक दूसरे के साथ संवाद का ये मंच है, तो उसका सदुपयोग करेंगे और इस विषय पर इन चारों विशिष्ट वक्ताओं के वक्तव्य के बाद संक्षेप में हम सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और इसके साथ यदि हमारे मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको यहाँ रखेंगे ताकि उन सवालों के दरमियान हम सब एक दूसरे को समृद्ध करने का और एक संवाद का मंच बनाने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश को हम सब मिलकर सार्थक बनाने का प्रयास रखेंगे। इस कड़ी में मैं आज आप सबके साथ जुड़ते हुए जो हमारे आज के आयोजन का स्वरूप है, उसमें श्री राजशेखर चौबे जी संयोजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। तो आप सबका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले संयोजक के तौर पर मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय साथी श्री राजशेखर चौबे जी अब आज के आयोजन को लेकर के और जो हम सब की अपेक्षाएं हैं आयोजन को लेकर, उसके बारे में अपनी राय अभिव्यक्त करें। आदरणीय राजशेखर चौबे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। आज के विषय पे मुझे संयोजक के तौर पर रखा गया है और हालांकि सभी वक्ताओं को हम सभी लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म करूंगा। आज का विषय है आंदोलन में व्यंग्यकार की भूमिका। और इसके लिए हमारे जो साथी अतिथि साथी हैं शशिकांत सिंह शशि जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। प्रभाशंकर उपाध्याय जी जो हमारे समूह के ही साथी हैं, बाकी तीनों साथी, सुधीर कुमार चौधरी जी, राजेंद्र वर्मा जी, आप चारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन है। और अब हम आप सभी को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें 2-3 मिनट में अपनी बात रखूंगा। आंदोलन प्रायः शोषित या पीड़ित होता है वही करता है। आंदोलनकारियों को लाठी डंडे और जेल का भी सामना करना पड़ता है, अतः यह आसान काम नहीं है। कभी कभार मुख्यमंत्री भी हाई प्रोफाइल धरना दे देते हैं, पर प्रायः यह देखा गया है कि करने वालों को, आंदोलनकारियों को तकलीफ होती है और जब उन्हें कोई जरूरी उनकी मांगे होती हैं, जरूर वो जब पीड़ित रहते हैं तभी वो आंदोलन करते हैं। और यहाँ पर व्यंग्यकार का अर्थ है साहित्यकार। इसको व्यापक अर्थ में ही लेना चाहिए। साहित्यकार समाज का सजग प्रहरी होता है और उसे शोषितों, वंचितों व गरीबों के साथ ही या उनके हित में ही खड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वे कुछ हद तक उनके साथ हैं भी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आज हमें यही कहना चाहिए
कि जिंदा कौमें ही सवाल पूछती हैं और आंदोलन करती हैं। आज यह दुखद स्थिति है कि प्रत्येक विरोध को खारिज किया जा रहा है और उसे देश विरोधी बताया जा रहा है। संघर्षरत साथियों को आंदोलनजीवी बताया जा रहा है। इसमें मैं एक दिलचस्प बात कहना चाहूँगा। सरकारी कार्यालयों में एक जुमला चलता है, जो सभी ऑफिस के लिए सत्य है। यदि आपको स्मूथली अपना काम करना है, तो आप 2 नियम का पालन करें। रूल 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। Rule 1, boss is always right. If not, refer rule 2. What is rule 2? Please refer rule 1. तो आज बहुत से साहित्यकारों, व्यंगकारों ने सत्ता प्रतिष्ठान को अपना बॉस बना लिया है। मेरा यही निवेदन है कि उन्हें बॉस मत बनाइए, और यदि आप सोचते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। देश में लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात और अपनी आवाज रखने का हक है। तो अतः जो आंदोलन के विपक्ष में खड़े हैं या सत्ता के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज भी हम सबको सुननी चाहिए और उनका भी स्वागत है। जो अभी अपनी राय रखते हैं, उन सभी का स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति नहीं होगी तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब अपनी बात खुलकर रखें, और सभी साथियों का फिर से स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर चौबे जी। अब हम लोग आज की इस गोष्ठी के औपचारिक आरंभ की ओर, और आज जो विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, उन लोगों के वक्तव्य से लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। तो पहले वक्ता के रूप में मैं हमारे साथी श्री शशिकांत सिंह शशि जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है उस पर अपना मत, अपनी राय अभिव्यक्त करें। आदरणीय शशिकांत सिंह शशि जी। आपका वीडियो ऑफ है जी, अब ऑन हो गया जी, बोलिए। स्वागत। ठीक है तिवारी जी, जी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल। सभी साथियों को नमस्कार, और व्यंग्यधारा समूह को एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से मौका दिया बोलने का। विषय आंदोलन में व्यंग्यकार की भूमिका, इस दोनों में थोड़े थोड़े विस्तार की ओर मैं जाना चाहूंगा। साहित्यकार की भूमिका ही है आंदोलित करना। वो कलम उठाता ही आंदोलित करने के लिए है, जागृत करने के लिए है। नहीं तो फिर कबीर क्यों कहता है कि जग सोया हुआ है और वो रो रहा है? वो रोता है, जगाता है, आंदोलित करता है। उसका काम, मूल काम ही यही है, उसका धर्म ही यही है। और ये किसी विशेष आंदोलन या किसी विशेष समय की बात नहीं है, ये सनातन से चला आ रहा है। कबीर ने अपने समय में एक विशाल सामाजिक आंदोलन में कलम से हिस्सा लिया और उन विषयों को उठाया। आप और हम सब जानते हैं, हमारे सबकी प्रेरणा पुंज है, जिनसे आज भी लोग कतराते हैं। मध्यकाल में जाति और धर्म की लड़ाई लड़ी कबीर ने। उसी क्रम में आप आगे देखिए, भारतेंदु आते हैं। जब भारतेंदु अंधेर नगरी लिख रहे होंगे तो अंग्रेजों का साम्राज्य था, और उस समय अंधेर नगरी और चौपट राजा लिखना बड़े साहस की बात थी। किंतु इन सबसे बढ़कर मुझे, जब बंगाल का विभाजन हुआ और बंगभंग आंदोलन चल रहा था, उस समय बालमुकुंद गुप्त, मुझे बालमुकुंद गुप्त बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जब वो अपने भारत मित्र में लिखते हैं और लॉर्ड कर्जन जैसे तानाशाह के सीधे सीधे चुनौती देते हैं, लॉर्ड फुलर को लिखते हैं, हम और आप आज जो लोकतंत्र में बैठे, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि जब यदि हम लॉर्ड कर्जन के नाम एक पत्र की तरह अगर नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखते तो अगले दिन क्या होगा। लेकिन बालमुकुंद गुप्त ने उसकी परवाह नहीं की। तो वो एक व्यंग्यकार, सारे साहित्यकार करते हैं, लेकिन व्यंग्यकार से अपेक्षा अधिक क्यों? क्योंकि व्यंग झकझोर कर जगाने की विधा है। वह जगाता है, वो आलोचना करता है। व्यंग्यकार बेचैन प्राणी है, वो आराम नहीं करता। उसका धर्म है जगाना। वो कह करके, हो सकता है कभी आपके कान में कह के चला जाए, आप जगे न जगे, लेकिन व्यंग्यकार जगाएगा, अंत समय तक जूझता है। ये बहुत लंबी कड़ी है। अगर हम केवल आंदोलनों का ही इतिहास देखें और उसमें व्यंग्यकारों की भूमिका देखें,
तो थोड़ी शिथिलता आजादी के बाद जरूर दिखती है। जब परसाई इमरजेंसी के समय उनका स्वर धीमा पड़ता है। इमरजेंसी के स्वर में परसाई का स्वर नरम क्यों पड़ा, ये आज भी आलोचना का विषय है। पर हम अपने वर्तमान में आए, ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने विषय के साथ, क्योंकि हम समय के साक्षी हैं। साहित्यकार समय का साक्षी है। ये कहना है कि नहीं वो एक व्यापारी है और सबको खुश करने के लिए उसको लिखना चाहिए, उसको सारी चीजें नहीं है। वो समय का साक्षी है, उसको अपना साक्ष्य अर्ज जरूर दर्ज कराना चाहिए। हमारी आवाज कहाँ तक पहुंच रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम चिल्ला रहे हैं या नहीं। जंगल में अगर हम घिर गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है, आपको मालूम है कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी आप चीखते हैं, क्योंकि वो पीड़ा आपके अंदर, आप भय है आप चीखने का। वो जो बात है, अगर वही पीड़ा, वही चीख जो हम कह देते हैं बहुत अच्छा है, मंचों से सभी हमारे साथी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि व्यंग करुणा से उपजती है। अगर करुणा से उपजती तो सबके स्वर एक तरह होते। व्यंग तो प्रोफेशनल हो गया है, प्रोफेशनली हम लिख रहे हैं। खैर आगे मैं थोड़ा इस पर बात मैं बिल्कुल अभी वर्तमान की स्थिति में बात करूं। अगर मैं ये जो कृषक आंदोलन चल रहा था, हो सकता है हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जिनको खालिस्तानी, माओवादी और आतंकवादी और क्या क्या माने बैठे हैं, पर सरकार ने जब उनको किसान अंत में मान लिया तो हमें मान लेना चाहिए। उसमें भी लिखा लोगों ने, ऐसा नहीं है। कृषक आंदोलन 1 वर्ष तक चला, छात्र आंदोलन भी उसके पहले चले, वकीलों का आंदोलन हुआ, आंदोलन रत ही रहा है पिछला 7-8 वर्ष। उसमें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ क्योंकि ये चर्चा में आया। उसमें भी लिखा लोगों ने, मैंने जिन लोगों को पढ़ा, हो सकता है बहुत सारे लोग इस क्रम में, ये सबको मैं पढ़ नहीं पाया, पर जिन लोगों ने मैं इस बीच में देखा, विनोद साहु जी हैं, राजशेखर चौबे जी खुद हैं यहाँ, टीकाराम आजाद ने लिखा, सौरभ जो कि युवा लेखक हैं उनका लिखा हुआ है, आपके ये शांतिलाल जैन साहब ने लिखा। तो लिखा लोगों ने, जिन लोगों ने, आपके मुझे बड़े प्रिय हैं अनूप मणि त्रिपाठी ने जम के लिखा। तो लिखने वाले लोग लिख रहे थे। प्रश्न ये उठाया चौबे जी ने और अपने इसमें, और उठाना भी चाहिए, कि जो नहीं लिख रहे थे वो क्यों नहीं लिख रहे थे, वो क्यों चुप थे। ये शोषक और शोषित का गणित तो सबको पता है। फिर वही व्यक्ति, उसको क्यों लगता है कि सरकार शोषित है, और जो सड़क पे बैठे लोग आतंकवादी हैं, वो सरकार को धमका रहे हैं। भाई साहब, सरकार के पास फौज है, सरकार के पास आईडी है, सरकार इतनी बड़ी शक्ति है, उसको कौन धमका रहा है। तो चलिए, आपने उसके पक्ष में नहीं लिखा, उसके कई कारण आ सकते हैं। मैंने जो इस पर चिंतन किए कि इस आंदोलन में जो मूक वर्ग है वो क्या वाकई मूक है, और क्यों मूक है। इसलिए मूक है, कुछ कारण है। देखिए, तुलसी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय लेखन है उनका। हमारा जो लेखन है, आज का जो व्यंग लेखन, वो स्वांतः सुखाय नहीं है, संपादक सुखाय है। संपादक क्या छापेगा, ये महत्वपूर्ण बन गया। मैं पिछली गोष्ठी में मैंने बात की थी, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि अगर हम लिखते हैं तो छापेगा कौन। प्रकाशित होना साहित्य की उपलब्धि हो गई, साहित्य का लक्ष्य हो गया है कि हम व्यंग इसलिए लिख रहे हैं, हमको प्रकाशित होना है अगले दिन अखबार में, और इसलिए वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है, हमारी सामाजिक जिम्मेवारी नहीं है। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हमको लिख करके संतुष्टि हो कि हमने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। मित्रों, दीपक की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि अंधेरा दूर करता है, इसलिए की जाती है अंधेरे के खिलाफ संघर्ष करता है, वो अपने हिस्से के अंधेरे से लड़ता है। क्या हमने अपने हिस्से के अंधेरे से लड़ाई की। संपादक, एक तो बहस इस विषय पर होनी चाहिए इसी व्यंगधारा समूह में कि क्या संपादक और प्रकाशक की कोई भूमिका नहीं है। सारी जवाबदेही व्यंगकारों की है, शहीद होने की। हम भगत सिंह बने तो आप राजगुरु सुखदेव तो बनिए। एक प्रकाशक से मेरी अभी हाल ही में बात हुई, बोले मैं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विवादों से दूर रहता हूँ। तो भाई साहब, तो आप निकाल क्यों रहे हैं, तो अच्छा है कि आप प्रवचन माला निकालिए ना, पत्रिका निकालने की बजाय। विवादों से दूर रहेंगे आप, मतलब जिस घर में आग लगी है उस घर को कुछ में नहीं जाएंगे बुझाने, जहां नहीं लगी है वहां पानी लेके जाओगे, इसलिए कि आपको तपिश महसूस नहीं करनी। तो मुद्दा ये है कि एक तो छपने के लालच में हम समझौता कर रहे हैं। हमको मालूम है कि शोषित कौन है, शोषक कौन है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि छपेगा क्या, और उस छपने के लोभ में लोगों ने ये काम किया। दूसरी बात ये आ जाती है
एक मैं बिल्कुल अपने, देखो ये मैं जब भी बोलता हूँ, आप सब मुझे क्षमा करेंगे, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मुझे जो सही लगता है मैं वो बोल रहा हूँ। आप सब अपना अपना मूल्यांकन, अपनी अपनी दृष्टि होती है। एक ये बात आती है कि सरकार की तरफ से हम इसलिए बोल रहे हैं, सरकार का प्रवक्ता जो पूरे आंदोलन में लोग बने, सभी आंदोलन आप देखिए, जब से आप जेएनयू में, एएनयू में, और जब से आपको इसमें ड्रामा और के छात्रों ने जब आंदोलन किया, तब से लेकर के नोटबंदी में, जीएसटी में, सब में सरकार का प्रवक्ता वर्ग है एक हिंदी बैंक में। और ये कोई युवा और वरिष्ठ की बात नहीं है, ये एक वर्ग है। वो नरेंद्र कोहली से लेकर के, और मुझे नाम लेने में कभी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन शायद व्यंग धारा को परेशानी हो, तो मुझे एक लंबा वर्ग है जो सरकार के साथ रहता है। क्यों? एक मैंने आज सोचा कि शायद वो राष्ट्र सरकार के साथ रहने को ही राष्ट्रवाद मानते हैं। उनको लगता है कि सरकार जो कह रही है, अगर हमने वही कहा तो हम बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है मुझे लगता है। सरकार देश नहीं है। आप सरकार के खिलाफ नहीं लिखते हैं, आप सत्ता के खिलाफ लिखते हैं। सरकारें तो बदलती रहती हैं, एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि बस जा रही है, सड़क खराब है, ड्राइवर सरकार की तरह है, बस पूरा का पूरा सिस्टम है। सरकार, अगर सड़क खराब है तो एक रोड पर ड्राइवर जब बदलेगा तब भी उसी तरह चलाएगा। तो सरकार की बात नहीं है, पूरे सिस्टम की बात होती है। आप चाहे राजनीतिक की बात करें, आप धार्मिक की बात करें, आप चाहे आर्थिक की बात करें, लेकिन हम किसी भी मुद्दे पर इसलिए खुल के नहीं बोलते कि हमको छपने का लोभ है। दूसरी बात क्या है, हम आलोचना से डरते हैं। आलोचना, भारत अनुराग जी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अनेक जगहों पर उन्होंने क्या लिखा ये मुद्दा नहीं है, और नहीं तो एक बार इसी पर बहस होनी, उनकी किताबें हैं मेरे पास। मैंने जो कहा मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, या आप 1 to 1 किसी दिन बात कर लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए बीच बीच में प्रश्न मत डालिए, आप प्रश्न तिवारी जी को भेजते रहिए, मुझे भेजते रहेंगे, मैं बाधित होता हूँ बोलने में। मुझे बोलने दीजिए, फिर प्रश्न के उत्तर करेंगे बैठ के आराम से। तो आंदोलन में हम सरकार के साथ अगर खड़े हो जाते हैं, हम सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं, तो जनता आंदोलित कैसे होगी? जनता को अपनी आपकी समस्या से मतलब है। और ये सारा जो चक्रव्यूह की रचना कहाँ से शुरू, ये सब का सब जो किया हुआ है, ये आपका मीडिया ने किया। मीडिया देश की आवाज है, वो आवाज ऐसी निकाल रहा है कि दिन रात उसको सुनते सुनते, और हमारे जो बंधु जो सीधे सीधे टीवी से विषय लेते हैं और एंकर से प्रेरणा लेते हैं, वो वही भाषा बोलते हैं जो वो बोलता है। आज भी मैंने एक बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित लेखक का व्यंग्योक्ति देखी थी कि क्या था कि तुम टिके रहना जब तक चंदे की राशि सध न जाए, ऐसे कुछ था। अब देखिए आज भी वो टिकैत पर बरस रहे हैं। 700 किसान मरे, उनसे उनको कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो ये जो एक बात होती है, एक जो वर्ग है इसके लिए खड़ा है। दूसरा क्या है कि हम व्यंग का अर्थ ही, मैंने 1-2 बार इस बात को कहा है कि साजिशन व्यंग को दिग्भ्रमित किया गया। व्यंग का अर्थ हम आलोचना में नहीं लेते। हम ये कुछ हमारे मित्र ये कहते हैं कि सरकार अगर अच्छा कर रही है तो उसके खिलाफ उसकी भी बात करनी चाहिए। व्यंग का धर्म ही अच्छा करना नहीं है। मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं समय पर जाता हूँ, मैंने अपना काम किया है, इसमें क्या बात है? इसमें क्या लिखने वाली बात? लिखने वाली बात तब है कि अगर मैं समय पर नहीं जाता, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मैं उन्हें पढ़ाता नहीं, तब ये विषय है। सरकार को जिसके लिए चुना गया वो कर रही है, तो सरकार की बिरदावली गाना नहीं, आलोचना करना व्यंग का धर्म है। और सत्ता के हाथ में शक्ति है, इसलिए सत्ता से प्रश्न होते हैं। यदि आज सत्ता में कांग्रेस आए तो सत्ता उससे प्रश्न व्यंग्यकार उससे करेगा। मैं आपको अपने पुराने व्यंग भी दिखा सकता हूँ अगर किसी को देखने की इच्छा। तो ऐसा नहीं है कि किसी नरेंद्र मोदी या किसी बीजेपी पर हमला किए जाते, सत्ता जिसके पास उस पर हमला होना जरूरी है। एक वर्ग और है हिंदी व्यंग में, ये तो 2 लोग हो गए, जो लोग एक तो लिख रहे थे, एक नहीं लिख रहे थे। एक तीसरे वर्ग के लोग हैं जो केवल साहित्य की बुराइयों पर लिखते हैं। उनको देश की किसी भी हलचल से लेना देना नहीं है। सड़क पर किसान है या नहीं है,
सत्ता किसके पास है, वो सिर्फ साहित्य में किसको सम्मान मिला, किसको नहीं मिला, किसको मिलना चाहिए, वरिष्ठों ने क्या किया, कनिष्ठों ने क्या किया, उनका संपूर्ण लेखन इस पर केंद्रित है। अब एक आम आदमी को मुझे बताइए, एक पान वाले को, एक ठेले वाले को, आपके साहित्य में किसको सम्मान मिला, उससे उनको क्या मतलब, क्यों आंदोलित होगा आपके व्यंग को पढ़ करके? उसके अंदर इस बात, वो तो समझेगा ही नहीं आधी बात कि किस पर आप निशाने लगा रहे हैं। तो मैं, एक हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, उनको मैंने कहा भी था कि आपका संपूर्ण व्यंग जो है केंद्रित है साहित्य पर, और बहुत बड़े लेखक हैं आप, थोड़ा इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो एक वर्ग है जो साहित्य पर ही सब लिखता है। साहित्य पर लिखने का कारण, तिवारी जब टाइम हो जाए तो हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा उठक आगे। तो साहित्य पर लिखने का भी कारण वही है, प्रकाशित होने में आसानी हो जाती है, और लाइक्स और कमेंट्स बहुत अधिक मिल जाते हैं। अगर हम शेयर कर देते हैं तो लाइक्स कमेंट्स बहुत मिलते हैं, और ले छपने में भी आसानी हो जाती है। पर ये तीनों वर्ग दिखते हैं। एक अंडरग्राउंड वेव है जो दिखता नहीं है, और वो मुझे लगता है सबसे खतरनाक है। जब हम ये कहते हैं कि गांधी भी ठीक है और गोडसे भी, जब हम गांधी की मूर्ति के पीछे जा करके खड़े होते हैं और फिर गोडसे की मूर्ति के पीछे भी जाए खड़े होते हैं, जब हम ये विचार वाले भी सही हैं और वो विचार वाले भी सही हैं ये कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें अपने विचारों में उदारता बरतनी चाहिए, हमें अपना दृष्टिकोण बड़ा करना चाहिए, दृष्टिकोण बड़ा जरूर करना चाहिए, किंतु उत्तर और दक्षिण नहीं मिल सकते, उत्तर और पूरब मिलकर उत्तर पूरब हो सकते हैं। थोड़ा सा हम ये गांधी और गोडसे एक साथ नहीं खड़े हो सकते। तो एक तुष्टीकरण हिंदी व्यंग में चलता है कि उनको खुश करना है भाई, उनको खुश करने के लिए, उनको नहीं, उनको तो थोड़ा भाई उनको भी खुश करना है। ये जो बात है मेरी समझ में नहीं आती कि हम क्यों दुकानदार की तरह सोचते हैं, हम क्यों व्यापारी की तरह सोचते हैं। हम लेखक हैं, हमारा काम अपने विचारों को रखना है, हमारे जो विचार है हम उसको रखेंगे, और जो हमारा दूर विचार का आदमी है जिससे हम बहुत दूरी रखते हैं, उससे क्यों हम खामखा उनको सुधारने की कोशिश करें या वो हमको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि वैचारिक मित्रता विचारों पर टिकी रहती है। लेखक की दूसरी कौन सी मित्रता है, कोई रिश्तेदारी तो है नहीं आपस में। हम आपके लेखन से प्रभावित होंगे तो हम आपके मित्र होंगे, पर ये एक मित्र बनाने की और एक व्यापार की, व्यापारियों की तरह अलग अलग व्यापार मंडल और फिर उनको खुश करना, जैसे ग्राहकों को खुश करना। एक हमारे लेखक मित्र कहते हैं कि फेसबुक पर ऐसी चीजें डालिए जो सबको पसंद आए। मैंने कहा मेरी तो उपलब्धि यही है कि एक बार डालें तो दो चार मित्र शत्रु बन जाए, दो चार शत्रुओं का निर्माण हो जाए। व्यंग्यकार खुश करने की अगर कोशिश करेगा तो बांट हो जाएगा, चारण हो जाएगा। उसका काम खुश करना नहीं है, वो उसको अपना काम है, अपना धर्म है। जैसे वाल्मीकि गुप्त लिखते हैं कि मैं जनता का वकील हूँ, तो वो जनता के वकील हैं, वो जनता की तरफ से अपनी बात कर रहे हैं। और अगर यदि यही हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता पीड़ित है कि सरकार, तब मुश्किल है, तब तो फिर बहुत ही मुश्किल है ये तय करना कि आप क्या लिख रहे हो क्यों लिख रहे हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि मेरी ये जो स्थापनाएं हैं, जब मेरे विचार ही ये अंतिम है। बड़े बड़े आलोचक हैं, सब लोग हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, लिखते हैं, पर मैंने अपनी बात कही कि ये जो मतलब सब ठीक है। मैं तो देखता हूँ कि कुछ लोग जो फोन पर बड़ी लंबी लंबी क्रांतियां करते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि इनकी बात पर भी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरे पर उसकी बात पर भी जाके सब ठीक है, सब बढ़िया। वहां तो कोई मजबूरी नहीं है ना, वहां तो आपकी कोई सरकारी नौकरी बात ही नहीं आ रही है, तो वहां कम से कम कहीं तो आप अपने विचारों पे खड़े उतरिए। आप जो भी पक्ष आपका है, ठीक है जी, बस खत्म ही है। तो इस तरह से आंदोलित समाज तभी होगा हिंदी व्यंग से, जब हमारा व्यंग समाज से जुड़ेगा, जब हम आम आदमी की बात करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर यही है, खुद लिखना, खुद अपनी डफली खुद बजाना, खुद लिख करके लाइक्स और कमेंट का इंतजार करना, और बगल में जो आदमी खड़ा है वो आपको पहचानता भी ना हो। आज अगर सोशल मीडिया ना हो तो कितने लोग किसको पहचानते होते। आज जो हम कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 10-15 लोग आपको जानते हैं, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बार इन तमाम चीजों पर विचार करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी का, आप सब लोगों का, आपने मुझे सुना। थैंक यू तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। लेखक जनता का वकील होता है,
जो आपने उदाहरणों के साथ अपनी बात रखी, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं, हम लोग आखिर में उन पर बात करेंगे, संक्षेप में हम उस पर भी कोशिश करेंगे। और यदि हमारे जितने भी साथी हैं, अगर वो भी अपनी कोई बात रखना चाहेंगे, तो संक्षेप में हम 1-2 मिनट उनको भी सुनने की कोशिश करेंगे और उसको अवश्य हम लोग सुनेंगे। इसी बीच मैं देख रहा हूँ कि सैनी जी हमारे साथी, जो हमेशा संचालन का दायित्व वही सँभालते हैं, और वो काफ़ी पारिवारिक आयोजन में व्यस्त होने के बावजूद अभी उन्होंने समय निकाला है और जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि सैनी जी, अगर आप 1-2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, उसके बाद फिर हम अगले वक्ता को बुलाएँगे। आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। सब मित्रों को नमस्कार। जी। और परिवार में शादी का आयोजन है और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो महिलाओं के, तो फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल लेकर बाहर आ गया हूँ, ऊपर मतलब छत पे आ गया हूँ। तो ठीक है बस। और बढ़िया, मतलब शशिकांत जी ने बहुत बढ़िया बात कही, 2-4 चीज जो अंत में थोड़ा 2-4-5 मिनट सुना, उनका भी आभार। बस बहुत व्यंगकार बहुत महिलाओं धन्यवाद। के साथ। जी। जी राही जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। आपके जज्बे को हम लोग हमेशा उसकी सराहना करते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप हमेशा समूह के इस आयोजन में लगातार सक्रिय रहते हैं और समर्पण और निष्ठा के साथ उपलब्ध और मौजूद रहते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे सवाई माधोपुर से वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री प्रभाशंकर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वो व्यंग्यकार की जो भूमिका है, आंदोलन में व्यंग्यकार की भूमिका, इस विषय पर अपनी राय रखें। और हम लोग एवरेज औसत रूप से हम लोग 10 मिनट का समय लेके रखे हैं प्रत्येक वक्ता के लिए, और उसमें 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा एक राउंड पूरा हो जाएगा, फिर बाद में अगर लगेगा कि किसी को कुछ जोड़ना है, तो 2-3 मिनट में हम उसको दोबारा भी उनको सुनने की कोशिश करेंगे, और बाकी साथियों से भी हम संवाद करेंगे, और कुछ प्रश्न होंगे तो हम उनको भी निश्चित तौर पर यहाँ शामिल करेंगे। तो आदरणीय साथी श्री प्रभाशंकर उपाध्याय जी का स्वागत है। कृपया आप अपनी बात रखें। अपना, हाँ। हाँ, जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आप सभी का अभिवादन। और मैं अपनी बात सीधे सीधे शुरू करता हूँ। आंदोलन में व्यंग्यकारों की भूमिका। तो अपनी बात को सबसे पहले मैं एक गजल के साथ शुरू करता हूँ। गजल है फिल्म निकाह की, और इसे स्वर दिया है गुलाम अली ने। और उसके बोल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। सबने सुनी होगी विख्यात गजल। और इसके शायर हैं, रचनाकार हसरत मोहनी साहब। हसरत मोहनी साहब, जिन्होंने इस तरह के रोमांटिक मतलब अंदाज और आशिकी के और इस तरह की जो गजलें लिखी, शेर व शायरी लिखी। अब एक रचनाकार, उसने एक जलसे में एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद यानी 1921 में यह नारा दिया गया था। और आज 100 वर्ष 2021 के बाद हर आंदोलन, हर प्रदर्शन और हर एक कोई बंद हो, रैली हो, सब जगह वो है। तो इनकलाब जिंदाबाद पहला नारा होता है जो बुलंद किया जाता है। शहीद आजम भगत सिंह ने जब 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में एक आवाजी बम फोड़ा, तो इस नारे को
उन्होंने बुलंद किया वहां इसको उद्घोष किया, इनकलाब जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल पर जितने भी कोड़े पड़े अंग्रेज के, और हर कोड़े के बाद में वो बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद। यानी आंदोलन से जुड़ा एक ऐसा मतलब नारा जिसको सुनते ही आपके दिल और दिमाग में आंदोलन, तो यहाँ साहित्यकार की भूमिका आ जाती है। आंदोलन में साहित्यकार की भूमिका। बाद में व्यंगकार पे आता हूँ। अलामा इकबाल ने दिए एक तराना दिया, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। अलामा इकबाल जिन्होंने मतलब उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। और देखिए कि उनका भी है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। कहाँ तो हमारा रोमांटिक गजलें लिखा, और कहाँ वो जो मतलब हिंदुस्तान हमारा दे देते हैं, जो आजादी का तराना बन जाता है। तो मतलब आप कलम के बूते पे क्या नहीं कर सकते। कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, अब तमन्ना होती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि कलम का जो है, अब मैं शब्द शक्ति की बात करता हूँ कि व्यंग की शब्द शक्ति आंदोलन में या किसी को मतलब कहते हैं कि उस डाइवर्जन में मोल्ड करने में ले जाने में कितनी कामयाब होती है। इतिहास के दो प्रसंग दूंगा। पहला प्रसंग है महाराणा प्रताप का। बादशाह अकबर ने इधर बीकानेर के युवराज राजा के छोटे भाई थे प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, उनको एक बार ये कहा दरबार में कि अकबर जो महाराणा प्रताप है वो मुझको कीका कीका कहा। कीका कहते थे महाराणा प्रताप का राजस्थानी राजपूतों में कीका कहते, तो कीका ही बोलते थे। तो अकबर ने थोड़ा व्यंग्यात्मक अंदाज में कीका कहा। कीका मुझसे बादशाह कहने लग गया। पृथ्वी सिंह ने विश्वास नहीं किया, बोले सूरज चाहे पश्चिम से उग जाए लेकिन कीका आपको बादशाह नहीं कह सकता। उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र का मजमून देखिए। पृथ्वीराज ने जो रुक्का लिखा महाराणा प्रताप को, उसमें लिखा जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम में उगना असंभव है, उसी प्रकार प्रताप के मुख से बादशाह बोलना असंभव है। और इसके बाद एक लाइन लिखी, पटकू मूछा पाण के, पटकू मूछा पाण के पटकू निज तन करद। इसका अर्थ है मैं मूछों पर ताव दूं या अपने प्राण दूं। तो एक व्यंग्यात्मक भाषा में, मतलब सीधे सीधे नहीं, ये पंक्ति लिखी गई। प्रताप ने, जो महाराणा प्रताप ने उसको पढ़ा और वो उनको हृदय तक भेज गई पंक्ति। उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया, इस मुख से तो तुर्क ही कहलाएगा। पृथ्वीराज तुम अपनी मूछों पर प्रसन्नता पूर्वक ताव दे सकते हो। अगर कोई मन में महाराणा प्रताप के भाव था तो इस पंक्ति से उनका भाव बदल गया। यह शब्द शक्ति। दूसरा भी उदाहरण मैं राजस्थान से देता हूँ। और शब्द शक्ति व्यंग की शक्ति होती है, और 3 तरह की शब्द शक्तियां बताइए व्यंग में। आप सब हम जानते हैं, वरिष्ठ लोग हैं। मैं आता हूं अगली उस पर। एक मिनट, थोड़ा माफ करेंगे, 1 मिनट लगेगा। पेपर क्या जी, तो जब तक को प्रभाशंकर जी आ रहे हैं। आ गया, जी 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 आ गया। आमेर के राजा, जयपुर के पास है आमेर, आमेर के राजा जयसिंह, बिरजा जयसिंह, उनकी नई शादी हुई थी नववधु के साथ।
आमोद प्रमोद विलास में जुटे रहते थे, राजकाज की तरफ ध्यान देना बंद हो गया। बिहारी उनके राजकवि थे। बिहारी ने एक दोहा लिखा और लिखकर रनिवास में भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली में बिंधो आगे कौन बवाल, यानी आगे कौन हवाल। इसका अर्थ यह है कि नहीं तो इस कली में पराग है और न ही मीठी मधु। अभी से भौरा फूल की कली में खोया रहेगा तो आगे क्या हाल होगा। इसको राजा मिर्जा जयसिंह ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई और वो राज दरबार में आने लगे। तो ये व्यंग शक्ति, मतलब शब्द शक्ति का कमाल है। अब अपने मैं आता हूँ अपने व्यंगकारों की आंदोलन में। और आज आप भूमिका तो जैसे शशिकांत सिंह जी ने भी कहा था कि आंदोलन में मतलब आजादी का आंदोलन से जोड़ते हुए, और मैं अपनी बात को सुनाऊंगा जो इकबाल अपने इनकलाब जिंदाबाद का नारा था। और उसके बाद फिर मैं आता हूँ जब 1857 की क्रांति असफल हो गई और उसके बाद सब और निराशा और हताशा फैलने लगी, तो और अंग्रेजों के अत्याचार बेपनाह बढ़ गए, बेपनाह, तो क्रांति के ज्वाला, तो तब व्यंगकारों ने अलग जगाने का काम किया। और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जिक्र भी शशिकांत जी ने किया है। तो यहाँ मैं भारतेंदु जी के अंग्रेज स्तोत्र की मतलब हवाला दूंगा, उसका जिक्र करूंगा कि अंश क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस रचना का कि हे अंग्रेज हम तुमको प्रणाम करते हैं, तुम नरसिंह हो क्योंकि मनुष्य और सिंह दोनों तुम में है। टैक्स तुम्हारा क्रोध है, तुम वामन हो क्योंकि तुम वामन कर्म में चतुर हो। तुम परशुराम हो क्योंकि पृथ्वी निक्षत्री कर दी है। कौंसिल तुम्हारा मुख है, मान तुम्हारी नाक है। देश पक्षपात तुम्हारी मोछ और टैक्स तुम्हारे कराल दृष्टा है। अतः अंग्रेज हम तुमको प्रणाम करते हैं, तुम हमारी रक्षा करो। रचना काल है 1882। और उसी काल में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने एक अपनी रचना सिंह नाम की एक रचना लिखी थी, और उसमें लिखा था कि वो अंग्रेजों पर थी, यानी व्यंगकार लिख रहा है अंग्रेजों पर, और कहीं ना कहीं ये जनमानस की चेतना को झिझोड़ता है और फिर उससे आंदोलन जन्म लेते हैं। यह तिजारत के बहाने लाशुमार डॉलर का रोज रोज आना, माल गुजारी, टैक्स, हर एक ठौर पर कितना रुपया इंडिया से आता कि डरने यानी डालने को जगह नहीं। रचना काल 1885। इतना लूट के ले जा रहा अंग्रेज कि डालने को रखने को जगह नहीं है। बालमुकुंद गुप्त जैसा शशिकांत जी ने भी जिक्र किया था कि लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड फुल्लर आदि पर उन्होंने व्यंग बाण कसे, और भारत मित्र अखबार में शिव शंभू के चिट्ठे स्तंभ चला, तो उन प्रहारों से अंग्रेज बौखलाए और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इन स्तंभों को बंद कर इस सिस्टम को बंद करवाने की कोशिश। लेकिन निर्भीक व्यंगकार तो इन चीजों से घबराता नहीं है, और उसका मेरे को एक अंश बहुत पसंद है। उसको मैं थोड़ा सुना देता हूँ। वो लिखते हैं भारतवर्ष के मर्दों पर, कहते हैं कि जब भारतवर्ष के मर्द मर्द कहलाने से प्रसन्न हैं तो यहाँ के हिंजड़ों को मर्द कहना क्यों भेजा है। मर्द ऐसा कौन सा काम करते हैं जो हिंजड़े नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है, हिंजड़ों को हथियार से क्या लाभ। भारतवर्ष में जो मर्द कहलाते हैं सरकार ने उनसे हथियार छीन लिए।
केवल इसलिए कि उनके पास हथियार रहने से कोई फायदा नहीं। इससे जान पड़ता है कि हिंजड़ों के पास हथियार न रहने से उनको नामर्दी का कोई दोष नहीं लगता। वैसे ही अंग्रेज सरकार की समझ में भारतवर्ष के मर्दों के पास हथियार रहने से कुछ भी लाभ नहीं होता। यानी आपके पास हथियार है, आप क्रांति का बिगुल नहीं बजा सकते, हथियार उठा नहीं सकते, तो हिजड़ों के पास भी हथियार होने से कोई फायदा नहीं होता। तो ये व्यंग में वो अपने चेतावनी दे रहे, चेता रहे कि आप निराश और हताश मत होइए, अपने हथियार है तो उठाइए। ये आजादी के काल में जब अंग्रेजों की वो थे, गुलाम थे, और उन लोगों की मतलब आज का प्रश्न उठता है वर्तमान व्यंग क्यों नहीं लिख रहा, आजाद है, सब कुछ है, और क्यों नहीं प्रस्तुत करता। उसमें मैं बाद में बात करूंगा 2 मिनट बाद, एक दो प्रसंग और देकर। बेड ऑफ बनारसी का लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी, पिक्सन यानी सुअर का बच्चा, मतलब एक व्यंगात्मक। तो अब वो मतलब उसका उसकी एक झलक बहुत अच्छी लगती है मुझको। इस देश में मनुष्यों से अधिक स्वतंत्रता पशुओं में है। मैंने देखा एक बैल बड़ी निर्भीकता से मेरी पतलून को अपने सींग का चुंबन करते हुए चला गया। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मैं 31वें ब्रिटिश रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट हूं। विशंबर नाथ कौशिक ने दुबे की चिट्ठियों के जरिए लिखा, और दिखावटी आंदोलन पर उन्होंने चोट की, नेताओं के दिखावटी आंदोलन। उसका अंश है एक लीडरी का कि देश के लीडरों की आजकल कैसी कट रही है, इसका कुछ भी पता है? कोई आंदोलन न होने के कारण बेचारे बैठे हैं, जंग खाए जा रहे हैं। बड़े बड़े लीडरों का समय तो व्याख्यान देने में और या प्रेस प्रतिनिधियों के प्रश्नों के उत्तर देने में कट जाता है, परंतु बेचारे छुट्ट भैयों की मिट्टी पलीत हो रही है। दुबे जी की चिट्ठी से है। तो निश्चित है कि देश आजादी के आंदोलन में अखबारों, हस्तलिखित पत्र पत्र पर्चों और का अमूल्य योगदान है। और उनमें मतलब जो अग्रलेख लेख लिखे गए और व्यंगकारों ने भी लिखे हैं, उद्दंड मारतंड मतवाला, तो उनका भी मतलब ये जनमानस को कहीं ना कहीं आंदोलित करते रहे, और गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस सबके आंदोलन में सहयोग किया है। चाहे आपको नहीं लगे, प्रत्यक्ष से नहीं लगे, लेकिन परोक्ष से इसमें सहयोग रहा है। आजादी के बाद की पर आता हूं कि उसके बाद व्यंग का मिजाज बदल गया, और जो अधिकतर व्यंगकारों ने सामाजिक सरोकारों और मतलब घोटालों इन पर लिया, और सियासी लीडरों के धरना प्रदर्शनों, रैलियों, महारैलियों, जनसभाओं, चुनावी वादों, नारों, शगुफों ने मतलब देश की फिजा बदल दी। व्यंगकारों को तो भांति भांति के विषय मिलने लगे, विसंगतियां मिलने लगी। पहले अंग्रेजों पर केंद्रित था, उनके अत्याचारों पर था, अब विभिन्नताएं व्यंगकारों की आने लगी। दूसरी ओर कम्युनिस्टवादी यूनियन, कर्मचारी यूनियन हावी हुई। उनके आए दिन के जो है प्रदर्शन, काम नहीं करो और काम रोको, इस तरह के मतलब उसको भी व्यंगकारों ने देखा, जनता ने देखा। आए दिन के बंद से हम दुखी होने लगे। जब देखो जब बंद, साधारण मजदूर, रेहड़ी वाला, ये सारे दैनिक जो श्रम करने वाले सारे परेशान हो गए। व्यंगकार उनको देख रहा है, साहित्यकार देख रहा है, कवि देख रहा है। तो हम मतलब करते रहे रचनाएं, कुछ करते रहे, साहित्यिक रचनाएं भी की हैं, साहित्य रचना को भी दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस काल में तो ये तिगड़ी थी जो है, और परसाई शरद जी, रविन्द्रनाथ त्यागी ने अपनी कलम चले। परसाई जी ने इन सारोकारों पर खूब लिखा, राजनीतिक लिखा, शरद जी ने लिखा, आप सब हम परिचित हैं, और इनको छोड़ा नहीं, लपेटे में लिया। तो 1982 में अशोक शुक्ल ने हड़ताल हरी कथा, यानी जो आए दिन की हड़ताल है, उस पर एक उपन्यास लिखा।
और वो उपन्यास पूरा आंदोलनों पर है। उसी दौर में एक यशवंत व्यास का लेख आया था, क्रांति, कुत्ता और ट्रेजेडी। यशवंत कोठारी ने लिखा उपभोक्ता आंदोलन, एक विलाप कथा। किसान आंदोलन में शशिकांत सिंह जी का प्रश्न था कि किसान आंदोलन में लिखे हैं, व्यंग नहीं लिखे हैं। और मैं खुद अपना बताऊं कि मैंने 3 व्यंग लिखे, छपा एक भी नहीं, प्रकाशित नहीं हुआ, लिखे हुए हैं। अभी आंदोलन पुराने तो संकलन में आएंगे। तो मतलब क्या है कि ये सही है कि आपको प्रकाशित हो रहा है तो उस अखबार की रीति नीति और उसके हिसाब से चल रहा है। ऐसा नहीं है भेजा है, तो छापा नहीं किसी ने, छोटे छोटे अखबार नहीं छाप रहा उसको, क्योंकि सबके अलग अलग वो हैं, और कुछ जो छप गया हो प्रकाश में आ गए। तो दलित तो लेखक और व्यंगकार और साहित्यकार सब होता है, परिस्थितियों और समकालीन। लेकिन पुराने आंदोलन जब छपते थे उनके मैं जिक्र करता हूँ कि थोड़ा सा बात और है, समय है तो मैं 2-4 मिनट और ले लूं। सैनी साहब और तिवारी साहब 2 मिनट में अगर पूरा कर लें तो 2 मिनट। जी जी कर देता हूँ। दिसंबर 1991 में डंकल ड्राफ्ट हमारे आया था, और उसको सियासी दलों ने एक बहुत बड़ा तिल का ताड़ बना दिया, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया कि कोई मतलब हाय हाय करने लगे। जगह जगह आंदोलन, घेराव, धरने, प्रदर्शन, रेल रोको, सड़क रोको, ये चीजें हुई। मैं उस समय एक ट्रेन में था और कोटा में रेलवे स्टेशन पे था, तो वहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसको मतलब ट्रेन के आगे खड़े हो गए, रेल रोक दी, रेल चल नहीं रही है। डंकल उस पर जो हाय हाय के नारे लगाए, सरकार, केंद्र सरकार के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे। मैं गया वहां मैंने प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए पटरियों को लोगों से कहा, भाई आपने डंकल को पढ़ा है या नहीं, डंकल ड्राफ्ट को? अब डंकल हाय हाय कर रहे हो। तो कुछ वो लड़के थे, वो बोले कि नहीं नहीं अंकल अंकल हमने तो डंकल नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। इधर रेलवे के कुछ अधिकारी वहां खड़े थे, परेशान हो रहे, तो उन्होंने लड़कों को, युवाओं को ऊपर बुलाया, बोले हम तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि पार्टी ने हमको आदेश दिया कि रेल रोको। रेल रोक रहे। मैंने उनको समझाया कि डंकल है क्या, और भारत सरकार ने इसको कुछ उससे संशोधन के साथ स्वीकार किया, कृषि पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो लोग अलग हट गए। बाद में मैंने डंकल का दंश नाम से एक व्यंग लिखा जो दैनिक भास्कर में छपा, और राग दरबारी के स्तंभ चलता था उसके अंदर। दूसरी घटना है 2013 की, जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई थी, केदारनाथ में बाढ़ आई, 10,000 लोग जिसमें तीर्थयात्री थे वो लोग भी गुम गए। और उस त्रासदी में जयपुर के कुछ लोग गुमशुदा हुए थे और कुछ लोग फंसे हुए थे। सिटी बस से मैं जा रहा था, तो वहां अचानक देखा कि जाम लग गया, सिटी बस खड़ी हो गई। तो मैं जो है कुछ आगे तक गया, तो आगे पीछे गाड़ियां, बहुत ज्यादा लंबा जाम लग गया। जाके देखा रोड क्यों रोकेगी ये, सड़क के मैं आगे तक गया तो पता लगा कि साहब कुछ लोगों ने पत्थर और झाड़ियां लगा के रोक रखी है, 10-20 लोग हैं। पूछा भी वजह क्या है, तो कहने लगे कि ये सरकार कुछ कर नहीं रही, राजस्थान के तीर्थयात्री फंसे हुए और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, हम ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा रेल और ये सड़कें और ये रोकने से, अवरुद्ध करने से होगा क्या, होगा क्यों नहीं? तो मैं सरकार के पास जाके, आपने, मेरी क्या आदत है, मैं बीच में टांग फटे हुए टांग फंसा देता हूँ, कोई सुने या ना सुने। तो पहले तो ध्यान नहीं दिया उन्होंने। फिर 2-3 बुजुर्ग खड़े थे तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये सुनो कि ये जो है आप लोग सरकार के पास क्यों नहीं जाते? बोले सरकार के पास क्यों जाए, सरकार यहाँ आएगी, हमसे बात करेगी। जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे। तो मैंने फिर 1-2 समझदार लोग थे, उनको काफी, सरकार के पास जाके बात करो, आप देख रहे हो आप वहां के लोगों की त्रासदी के लिए मतलब व्यथित हो रहे हो, या कितने सैकड़ों लोग गाड़ी फंसी हुई है उनके लिए व्यथित नहीं हो रहे, कमाल कर रहे हो आप लोग। और मैंने नौजवानों, जो आपके नौजवान है, सरकार नहीं करती तो आप लोग जाइए केदारनाथ में, राहत कार्य चलाइए, पुण्य बटोरिए, ये तो पुण्य का काम है। तब लोगों की बात समझ में आई।
तो उसमें नक्कार खाने में अपनी तूती चल गई, बज गई, और उन्होंने जाम हटा लिया। उसमें मैंने आंदोलन मेरा आत्मज्ञान एक व्यंग देखा, जो उस समय अमर उजाला में छपा था। तो ये कि उस समय छप जाते थे और संपादक इस तरह के होते थे। आज तो रीति नीति है, उसके हिसाब से सब लिख रहे हैं। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। श्री कृष्ण भारती लिखते हैं, गरम तवे पर पानी कड़का और तमाशा खत्म हुआ। गर्म तवे पर पानी कड़का और तमाशा खत्म हुआ। जोर जोर से राजा गरजा और तमाशा खत्म हुआ। 100 सपनों की झड़ी लगा दी, चाहे जितना लूटो रे। देख बंद का बोर्ड लग गया, खत्म तमाशा लूटो रे। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मेरे विचार सुने, धैर्यपूर्वक। धन्यवाद साथियों ने, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आंदोलन में व्यंग्यकार की भूमिका पर अपनी बात रखी। और इस विषय पर बात करते हुए मैंने कई साहित्यकारों को, व्यंग्यकारों को देखा, पढ़ा, और उसमें जो कई बार होता है कि पंथ विशेष या मत विशेष की बात भी आती है। तो मैंने ऐसे भी रचनाकारों को पढ़ा जो पंथ विशेष या विचार विशेष के प्रति बहुत आग्रही नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखने की कोशिश की कि साहित्यकार और जिस व्यंग्यकार को भी कहें तो व्यंग्यकार की भूमिका आंदोलन के प्रति क्या होती है। और एक सच्चा साहित्यकार आंदोलन के साथ खड़ा होता है, और जब आप किसी भी आंदोलन के साथ खड़े होते हैं तो जाने अनजाने मतलब आप चाहें या ना चाहें, आप व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो ही जाते हैं, आप आंदोलन के साथ खड़े होते हैं। तो और इस संदर्भ में मैंने धर्मवीर भारती की जो सबसे माकूल कविता मुझे समझ में आती है, मुनादी कविता है। आप देखें कि वो जो मुनादी कविता है, लिखी सरकार के खिलाफ थी, आज भी वो कविता सरकार के खिलाफ ही खड़ी है। पार्टी बदल गई है लेकिन शासन का चरित्र एक है। मैं उस कविता को पढ़ता हूं और उस कविता की पंक्तियों को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कांग्रेस के आपातकाल के खिलाफ था या आज के शासन के खिलाफ है। आप उन पंक्तियों को सुने और देखें कि उसमें वो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे साहब, बादशाह की जीप भी आएगी उसमें। ये अकारण नहीं है, जब आंदोलन के साथ खड़ा होगा रचनाकार तो बादशाह की जीप भी आएगी, और जीप तो चलती जाएगी, उससे बच्चे बूढ़े जवान कुचलते जाएंगे। वहां खड़ा होना ही पड़ेगा आपको आंदोलन के साथ। तो धर्मवीर भारती प्रगतिशील या वामपंथी नहीं थे, और मैंने जानबूझकर मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे ऐसी जगह खड़ा होना है जहां से समझ में आए कि व्यंग्यकार को खड़ा किसके साथ होना है। आप इसको सुने, इस कविता को, जो 9 नवंबर और रात 10 बजे की कविता है उस वर्ष की। खल खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खाशो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। शहर का हर बशर वाकिफ है कि 25 साल से मुजिर है यह कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए, चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और अस्मत लुटती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीप के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेअदबी की जाए। जीप अगर बादशाह की है तो उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं? आखिर सड़क भी तो बादशाह ने बनवाई है। बुढ़े के पीछे दौड़ पड़ने वाले आसान फरामोशों, क्या तुम भूल गए कि बादशाह ने खूबसूरत माहौल दिया है जहां भूख से ही सही दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं और फुटपाथों पर फरिश्तों के पंख रात भर
तुम पर छां किए रहते हैं, और हुरें हर लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी मोटर वालों की ओर लपकती हैं कि जन्नत तारी हो गई है जमीन पर। तुम्हें इस बुढ़े के पीछे दौड़कर भला और क्या हासिल होने वाला है? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से जो भले मानुसों की तरह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे बैठे मुल्क की भलाई के लिए रात रात जागते हैं, और गांव की नाली की मरम्मत के लिए मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन की खाक छानते फकीरों की तरह भटकते रहते हैं। तोड़ दिए जाएंगे पैर और फोड़ दी जाएंगी आंखें अगर तुमने अपने पांव चलकर महल सरा की चहारदीवारी फलांग कर अंदर झांकने की कोशिश की। क्या तुमने नहीं देखी वह लाठी जिससे हमारे एक कद्दावर जवान ने इस निहत्थे कांपते बुढ़े को ढेर कर दिया? वह लाठी हमने समय मंजूषा के साथ गहराइयों में गाड़ दी है कि आने वाली नस्लें उसे देखें और हमारी जवामर्दी की दाद दें। अब पूछो कहाँ है वह सच जो इस बुढ़े ने सड़कों पर बकना शुरू किया था? हमने अपने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं। आप चाहें तो रेडियो के साथ टीवी भी जोड़ लीजिएगा। हमने अपने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं और कहा है कि जोर जोर से फिल्मी गीत बजाएं ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बुलंदी में इस बुढ़े की बकवास दब जाए। ना समझ बच्चों ने पटक दिए पोथियां और बस्ते, फेंक दी है खड़ियां और स्लेट इस नामाकूल जादूगर के पीछे चूहों की तरह फदर फदर भागते चले आ रहे हैं। और जिसका बच्चा परसों मारा गया वह औरत आंचल परचम की तरह लहराती हुई सड़क पर निकल आई है। खबरदार, यह सारा मुल्क तुम्हारा है, पर जहां हो वहीं रहो। यह बगावत नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुंचो। इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम कर देंगे, नावें मझधार में रोक दी जाएंगी, बैलगाड़ियां सड़क किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा, सब अपनी अपनी जगह ठप। क्योंकि याद रखो कि मुल्क को आगे बढ़ना है और उसके लिए जरूरी है कि जो जहां है वहीं ठप कर दिया जाए। बेताब मत हो, तुम्हें जलसा जुलूस हल्ला गुल्ला भीड़ भड़क्के का शौक है। बादशाह को हमदर्दी है अपनी रियाया से। तुम्हारे इस शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। दर्शन करो, वही रेलगाड़ियां तुम्हें मुफ्त लाद कर लाएंगी, बैलगाड़ी वालों को दोहरी बख्शीश मिलेगी, ट्रकों को झंडियों से सजाया जाएगा, नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्याऊ बैठाया जाएगा, और जो पानी मांगेगा उसे इत्र बसा शरबत पेश किया जाएगा। लाखों की तादाद में शामिल हो उस जुलूस में और सड़क पर पैर घिसते हुए चलो ताकि वह खून जो इस बुढ़े की वजह से बहा वह पुछ जाए। बादशाह सलामत को खून खराबा पसंद नहीं। आप देखें कि ये जो कविता जिसमें व्यंग्य, पूरा व्यंग्य ही व्यंग्य है, और धर्मवीर भारती पहली कड़ी के व्यंगकार नहीं है, लेकिन मैंने इस एक कविता के बहाने, और मैं इसलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि धर्मवीर भारती वामपंथी भी नहीं है, लेकिन अगर आपको साहित्यकार की भूमिका को समझना है तो आप इस मुनादी कविता जो अपने समय से साक्षात्कार करा रही है, और ये कविता आपातकाल के विरोध में लिखी गई थी, लेकिन आज आप इस कविता को पढ़ेंगे और आप उस सच्चाई को छोड़ दें तो ये कविता लगता है आज की प्रसंग को देख करके लिखी जा रही है। मैं इसी के साथ अगले वक्ता के तौर पर हमारे साथी श्री सुधीर कुमार चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय श्री सुधीर कुमार चौधरी। सीधे मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। यदि हम इतिहास में झांकें तो हम ये पाते हैं कि कलम ने सदैव ही समाज का मार्गदर्शन किया है। जब भी समाज दिग्भ्रमित हुआ है, जब भी राजनीति पथभ्रष्ट हुई है, जब भी जनसाधारण किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आया है, तो कलम ने संकट मोचक की भूमिका का निर्वाह किया है और समाज को उस दुविधा से बाहर निकाला है। आजादी का उदाहरण हम लें कि आजादी के आंदोलन में पहले उदाहरण भी दिए गए कि कई जो क्रांतिकारी कविता, गीत, लेख, व्यंग उन्होंने
आजादी के आंदोलन में अपनी सार्थक सहभागिता की और आजादी की इबारत, आजादी की जो इबारत है वो कलम की सहायता से लिखने के सफल और सार्थक प्रयास भी किए गए कई साहित्यकारों के द्वारा। कुछ जो पंक्तियां हैं वो आज भी हमें समीचीन अनुभव होती है कि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति, जिसको न निज गौरव है न निज राष्ट्र का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। या माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा की जो पंक्तियां हैं वो आज भी हमें उद्वेलित कर देती हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर अनेक। या सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रक्ति तानी है, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी है। इसके साथ प्रेमचंद है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया ही गया, बाल मुकुंद गुप्त का उदाहरण किया, बहुत सारे उदाहरण है जिन्होंने ये, जिससे ये कहा गया, ये माना जा सकता है कि जो हमारा आजादी का आंदोलन था उसमें साहित्यकारों ने, कलमकारों ने और कुछ हद तक व्यंगकारों ने भी अपनी एक सार्थक भूमिका का निर्वाह किया और हमें आजादी दिलाने में अपना सहयोग दिया। अब गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, ये माना जाता है कि गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचार का नाम है। तो गांधी जी ने आजादी के साथ साथ हमें कई अन्य भी उपहार दिए और जिनका उपयोग भी हुआ, सदुपयोग भी हुआ और दुरुपयोग भी देखा गया कालांतर में। वो उपहार है कि सत्याग्रह, हड़ताल, नारेबाजी, तालेबंदी, प्रदर्शन, आंदोलन। तो आंदोलन इतने आजादी के बाद या ताजे अतीत में इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन हुए हैं कि इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने आंदोलन वास्तव में वंचित या जो शोषित तबके है उसके हित के लिए हुए और कितने आंदोलन राजनीति से प्रेरित रहे। बहरहाल स्थिति ये है कि जो आंदोलन है वो हमारे प्रजातंत्र की प्रतिध्वनि के प्रतीक बन गए हैं आज दिनों, और जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है उसके साथ साथ या राजनीतिक आजादी हमने जो पाई है उसके साथ साथ आंदोलन की आजादी भी हमें मिल गई है और इसी को लेकर काफी आंदोलन हुए हैं और जिस पे अब आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि समय के साथ साथ राजनीति से जो प्रेरित आंदोलन हुए हैं उनकी चाल, चरित्र और चेहरे में परिवर्तन आया है और उसके साथ साथ ही साहित्य के प्रभाव, पहुंच और प्रहारक क्षमता में भी निरंतर ह्रास आया है। इसको स्वीकारने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये कहना कतई बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि ये बिल्कुल माना सर्वज्ञात तथ्य है कि जो विद्रूपता है उसके बीच से व्यंग का जन्म होता है। शोषण की जमीन पर व्यंग की फसल लहलहाती है, दमन की भट्टी में व्यंग अधिक निखरता है, व्यंग विसंगतियों की छाती पर नर्तन करता है, ये हम सब मान सकते हैं। व्यंग मदमस्त सत्ता पर अंकुश लगाने का काम करता है, सब कुछ सच है। व्यंग अन्याय का संहार करता है, ये मान लिया जाता है। और व्यंग जो है व्यंगकार जो है हमेशा शोषितों के पक्ष में खड़ा होता है। व्यंगकार जो दमित है, वंचित है, दलित है, जो अभावपूर्ण जनता है उनकी अभिव्यक्ति का साधन है। व्यंगकार या व्यंग को हम कहें कि आम आदमी की आवाज को सत्ता के बहरे कानों तक पहुंचाने का माध्यम है व्यंग। व्यंग असहाय की जुबान है, ये हम मान सकते हैं। व्यंग सत्ता को आईना दिखाता है, व्यंगकार सत्य का साधक होता है। और यही कारण है कि व्यंगकार का जो महत्व है, व्यंगकार की जो भूमिका है, रचनात्मक भूमिका, किसी भी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जनता की आवाज को सत्ता के कानों तक पहुंचाने का माध्यम व्यंग है और व्यंगकार है। पर अब प्रश्न ये है कि व्यंगकार को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। उत्तर बिल्कुल सीधा है कि व्यंगकार को शोषित, दमित, वंचित, अभावग्रस्त, गरीब, उत्पीड़ित इन सब लोगों के साथ व्यंगकार को खड़ा होना चाहिए,
ये भी सही है कि व्यंग्यकार सत्ता का चारण नहीं हो सकता, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। पर मेरा ये विनम्र मत है कि व्यंग्यकार को सत्ता के पक्ष में या विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि व्यंग्यकार को हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। सत्ता बहुत छोटी सी चीज है, तो सत्ता बदलती रहती है, सत्ता एक प्रवृत्ति है, पर व्यंग्यकार का जो दायित्व है उसे हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। कि जो वास्तविक जन आंदोलन है, जिनका एक आम आदमी से सीधा सीधा सरोकार है, जो मानवीय सरोकारों से जुड़े हैं आंदोलन, उसमें व्यंग्यकार की जो कलम है वो परचम बन के उसके पक्ष में, उस आंदोलन के पक्ष में बिल्कुल लहराना चाहिए, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। किंतु जो आंदोलन काजू पिस्ते खाकर आंदोलन का स्वांग किया जाता है, उसकी खबर, उस पर प्रहार करने का दायित्व भी व्यंग्यकार का है। व्यंग्यकार को ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा करते हुए वो सत्ता के साथ खड़ा होने का उस पर आरोप लग दिया जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि जहां जो जनवादी आंदोलन है, जो जनता से जुड़ा आंदोलन है, जो एक आम आदमी से जुड़ा ईमानदार आंदोलन है, जो सत्य के धरातल पर खड़ा आंदोलन है, उसमें तो व्यंग्यकार को निसंदेह उस आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए। पर जो आंदोलन का स्वांग रचा जाता है, जो आंदोलन राजनीति प्रेरित होते हैं, जो आंदोलन स्वार्थ परक होते हैं, उनकी पोल खोलने का दायित्व भी व्यंग्यकार का है। ये व्यंग्य धर्म है उसका, ये साहित्यिक धर्म है कि उसके खिलाफ भी वो अपनी आवाज बुलंद करे, जैसे कि वो निरंकुश सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है। एक बात और है कि व्यंग्यकार कोई साहित्यिक कॉमेडियन नहीं है। ये बात, व्यंग्य एक गंभीर विधा है। व्यंग्य एक ऐसा अस्त्र है जिससे अन्याय का, विसंगतियों का संहार किया जाता है और क्रांति और परिवर्तन का सृजन किया जाता है। पर मेरा यह भी मानना है कि किसी विचारधारा विशेष के बौद्धिक पिंजरे में कैद होकर व्यंग्यकार अपने सामाजिक सरोकारों और साहित्यिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर सकता है। अब आप ये देखिए कि किसी की वेदना को किसी वाद के खाके में हम नहीं बांट सकते, किसी की करुणा को हम किसी विचारधारा विशेष के चश्मे से ही देख सके, ऐसा संभव नहीं है। तो व्यंग्यकार को तो इन सब बातों से निरपेक्ष होना चाहिए और जो आंदोलन, जो गतिविधियां आम आदमी के हित में है, उसके लिए, उसके समर्थन में खुलकर सामने आना चाहिए। और जो राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर या स्वार्थ परक जो गतिविधियां या आंदोलन है या आंदोलन के स्वांग है, उसका खुलकर बिल्कुल विरोध करना चाहिए। अब मुद्दा ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर जो व्यंग्यकार की आवश्यकता किसी आंदोलन को कितनी है, क्योंकि ये हम दावा करें, पर हमको ये मानना ही पड़ेगा कि साहित्य की जो पहुंच है, साहित्य की जो संप्रेषणीयता है, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही है। जैसा कि आजादी के काल में था, इसमें निरंतर ह्रास होता रहा है। तो ये जो सीमा है हमारे वर्तमान साहित्य की या व्यंग्य की भी, कि जन चेतना को आंदोलित करने में हमारा वर्तमान साहित्य या वर्तमान व्यंग्य, मुझे नहीं लगता कि बहुत सक्षम है। ठीक है, आवाज उठाना ठीक है, पर वो समाज का पथ प्रदर्शन करे, ये बहुत मुश्किल है। ये सही है कि व्यंग्य विसंगतियों को लगातार उजागर करता रहा है, पर जिस समाज ने विसंगतियों को अपनी जीवन शैली मान लिया है, विसंगतियों के साथ समझौता कर लिया है, उस समाज की चेतना को झकझोरने में व्यंग्य कैसे सफल हो सकता है। तो इसलिए हमें आत्मश्लाघा नहीं बल्कि आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। ये आत्मचिंतन बेहद जरूरी है कि क्यों हमारा साहित्य और काफी हद तक व्यंग्य हाशिए में सिमट गया, क्यों नहीं वो एक आम आदमी तक, किसी जरूरतमंद तक, किसी दलित तक सीधा उससे संवाद क्यों नहीं स्थापित कर सकता। मुझे तो ये लगता है कि साहित्य में और व्यंग्य में अपने भीतर ही एक आंदोलन करने की आवश्यकता है, एक ऐसा आंदोलन
जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का एक सर्वाधिक सशक्त माध्यम हम बन सके, आम आदमी की पीड़ा को सत्ता के कानों तक, सत्ता के सिंहासन के पायों तक हम पहुंचा सकें। तो ऐसे आंदोलन की जरूरत, हम आंदोलन का हिस्सा बने ना बने ये तो एक अलग विषय है, बल्कि हमें अपने भीतर ही एक आंदोलन करने की एक आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम संप्रेषित कर सके आम आदमी की जो पीड़ा है वो सत्ता को, और आम आदमी को की चेतना को हम जागृत कर सके, उद्वेलित कर सके, आंदोलित कर सके, उसको झकझोर सके। तो ये सब बातें मैं कहना चाहता था कि इन सब विपरीत स्थितियों के बावजूद भी व्यंग खूब लिखा और रचा जा रहा है, प्रकाशित हो रहा है, और हम ये मान रहे हैं कि इसका विस्तार भी हो रहा है। और ये भी सही है कि हमारा प्रजातंत्र बिल्कुल आदर्श स्वरूप में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी भी अक्षुण्ण है, लाख हम इसमें दावे करें कि ये संकट में है, पर ये जो प्रजातांत्रिक अधिकार है वो अक्षुण्ण है, हमारे जो प्रजातांत्रिक अस्मिता है वो यथावत है। और इन सब परिस्थितियों में चुनौतियां तो हर देश काल परिस्थितियों में रही है, अभी भी चुनौतियां विकट हैं, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यंग को, व्यंगकार को, साहित्य को, साहित्यकार को अपने आप को इतना समर्थ करना चाहिए कि वो एक आम आदमी की आवाज बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी और आगे जो विमर्श होगा या कुछ प्रश्न आएंगे तो उस पर हम लोग और बात करेंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे साथी आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी, स्वागत है। जी, एक बार सबको फिर से नमस्कार। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और शशि जी ने और सुधीर चौधरी जी ने 2-3 बातें बड़ी महत्व की थी। सबसे पहले तो शशि जी की बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि साहित्यकार की जो भूमिका होती है वही होती है पाठकों को आंदोलित करने की। अगर मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, और इसी संदर्भ में जो एक बात और उनकी महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगा कि गांधी भी ठीक और गोडसे भी ठीक, ये जो क्लास है जिसकी नजर में दोनों ठीक हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है समय की। और इधर चौधरी साहब ने 2-3 बातें कही कि व्यंगकार जो है सत्य के साथ खड़ा होता है और आंदोलन के स्वांग के खिलाफ भी खड़ा होता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो मैं इंडोर्स कर रहा हूं कि व्यंगकार पहले खुद तो आंदोलित हो, तब वो आंदोलन में अपनी कोई भूमिका सार्थक ढंग से निभाएगा। अब मैं मूल विषय पर जो मैं समझता हूं उस पर बात करता हूं कि आंदोलन में व्यंग्यकार की भूमिका। अभी बातें बहुत हुई, इसमें साहित्यकार की भूमिका ही आई, साहित्य की भूमिका आई, लेकिन जो मुख्य हमारा केंद्र है जिस पे बात हमें करनी है वो है आंदोलन में व्यंग्यकार की क्या भूमिका है। तो मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि पहले तो व्यंग्यकार ये जान ले कि जिस आंदोलन से उसे जुड़ना है, उस पर बात करनी है, वो किस बात को लेकर के, उसके सभी पहलुओं को समझ ले वो, तब वो व्यंग्यकार या तो आंदोलनकर्ताओं के साथ खड़ा होगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा। और ये बात तो तय है कि आंदोलन जब कोई अपना रूप लेता है, खासतौर से जन आंदोलन जिसमें काफी सहभागिता लोगों की होती है, तो जरूर ऐसा ही मुद्दा होता है जो सत्ता और शासन की नीतियों के खिलाफ होता है और सामान्य जन के कल्याण के लिए ही आंदोलन होता है। मिसाल के लिए जैसे हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन 3 कानून जो किसान से संबंधित थे, कृषि से संबंधित थे, उनके खिलाफ बात उठी। हमारे तमाम, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम व्यंग्यकार मित्र उन कानूनों को गहराई से समझे बिना ही व्यंग कर रहे हैं या किया है उन्होंने, और कहीं कहीं तो उन्होंने किसानों के खिलाफ ही कर दिया है, क्योंकि उन्होंने नरेटिव वो सुना समझा
जो सत्ता के प्रवक्ताओं ने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पर बहसों पर सुना। अगर खेती के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है बुनियादी तौर पे, और साधारण सी इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है कि डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से रेट्स तय होते हैं, तो इसेंशियल सर्विसेज एक्ट में अगर अमेंडमेंट करके सीरियल्स को और जो है तिलहन को उससे बाहर किया जाएगा, तो क्या इससे जमाखोरी को जो है असर नहीं मिलेगा? तो ये बड़ी मोटी सी बात है। तो जो इंटेंशन था सरकार का, खासतौर से कृषि संसाधनों के माध्यम से करने के लिए, उसके खिलाफ जो आंदोलन था, तो तमाम ऐसी बातें हैं कि जो आंदोलन के लिए वेंकार को उसके तमाम पहलुओं को जानना जरूरी है। जैसे फार्म्स रिफॉर्म्स की बात आई थी, कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग की बात आई थी, और खेती की उपज के उसको जो है एक मेंटेनेंस की, जो प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स है उसकी प्रिवेंशन और जो है फैसिलिटेशन की बात आई थी। इन सारे मुद्दों को जब तक गहराई से हम समझे नहीं, तब तक अपना कोई स्टैंड हम साफ नहीं रख सकते। और भी तमाम थे पिछले आंदोलन, जैसे मान लीजिए सीए की व्यवस्था, यूनिवर्सिटी में फीस, जेएनयू में फीस वगैरह बढ़ने की बात थी, तो इसका एक राजनीतिक रूप दिया गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो मूल विषय था आंदोलन जिसके खिलाफ हुआ, जिन बातों के, उनको तो नहीं छोड़ा जा सकता है। तो वेंकार की जो भूमिका है वो यही है कि कम से कम जो आंदोलन किया जा रहा है उसका जो केंद्रीय तत्व है उस पर फोकस करके अपनी बात कहे। और ये ठीक है कि राजनीति भी होती है, उसमें तमाम पार्टियां आती हैं, मुद्दे को उड़ा ले जाती हैं, तो वेंकार की अगर इतना ही हल्का है कि किसी मुद्दे के साथ, किसी पार्टी के एजेंडा के साथ जुड़ गया या उड़ गया, तो फिर वो वेंकार किस बात का? उसकी अपनी प्रतिबद्धता है, उसका सोच है, उसका एक कम से कम एक दायित्व तो है कि वो अपनी जगह खड़ा रहे। और जो एक मोटे तौर पे बात आ रही है कि वेंकार की जो भूमिका होती है वो सीधी बात है कि उसकी भूमिका एक आलोचक की होती है। सत्ता शासन में जो भी बातें हो रही हैं उसके खिलाफ उसको खड़ा होना है, समाज में जो हो रहा है उसके भी खिलाफ खड़ा होना है, उसके अपने ही आसपास के परिवेश में। जरूरी नहीं कि सत्ता, वो सत्ता ये राजनीतिक सत्ता ही नहीं है, वो धार्मिक सत्ता भी हो सकती है, सामाजिक सत्ता भी हो सकती है, एक आम आदमी निरंकुशता भी हो सकती है। कोई सड़क पर दारू पी करके हुड़दंग कर रहा है तो वो, उसमें सत्ता शासन का कोई रोल नहीं है, तो फिर वो भी व्यंग का विषय है। और वेंकार की भूमिका है कि उसके खिलाफ भी लिखे और उसको सचेत करे और लोगों में जागृत करे कि उसको खिलाफ कैसे निपटा जाए। तो इस तरह से है, और मोटे तौर पे तो काफी बातें हो चुकी हैं। अब मूल रूप से तो वेंकार का जो काम है वो एक समाज को दिशा देने का काम है और सामाजिक जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने का काम है। तो ठीक वो कैसे कर सकता है? खुद तो सब काम नहीं कर सकता है, वो चेतना जगा सकता है अपनी बातों से, अपने शामिल आंदोलन में शामिल भी किया जा सकता है, नहीं भी शामिल होते तो एक लिख पढ़ करके किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बातें हैं। और जो तमाम वेंकार किसानों पर ही व्यंग करते दिखे बीच में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई वो उन्होंने आंदोलन को समझाए नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने एक ये गलत हो रहा है। जैसे कि हमारे एक मित्र ने अभी उदाहरण देकर के बताया कि रेल रोको वाला आंदोलन हो रहा है। ये ठीक है कि आम आदमी को परेशानी होती है, लेकिन जो आंदोलन का स्वरूप तय हो गया है आजादी के बाद अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो अधिकतर आंदोलन तो राजनीति से प्रेरित होते ही होते हैं। अब ऐसा कोई एक संस्था नहीं बनी है कि इसमें मुद्दों को रखा जाए और उस पर विचार विमर्श करके कुछ रास्ता निकाले और सरकार को फोर्स करे कि उन बिंदुओं पर वो जो है संसद में या विधानसभाओं में वो कानून बनाए उन मुद्दों पर। ऐसी कोई संस्था नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में भी मेनली उसमें जो है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रिट्स के लिए होता है, या फिर उसका जो एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसमें वो काम करता है। तो उसकी भी बड़ी सीमाएं हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट की जो बातें आती हैं वो उठती जरूर है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फैसला लेने की स्थिति होती नहीं है। तो जन आंदोलन होते रहते हैं और होते रहेंगे, और जाहिर सी बात है कि उसमें जनता आंदोलन वही करती है जो परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन कौन चाहता है? जो दबा है, कुचला है, जो ठीक ठाक रह रहा है, व्यवस्था से अपना आराम से रह रहा है, उसके फायदे उठा रहा है, वो क्यों परिवर्तन चाहेगा? परिवर्तन तो वही चाहेगा कि जो बदलाव वो चाहेगा जो शोषित है, जो थोड़ा सा जो वर्तमान व्यवस्था है उससे जो है उसको लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें उसका शोषण हो रहा है या आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आंदोलन इसीलिए होते हैं। तो आंदोलन तो होते रहेंगे,
और एक आलोचना दृष्टि जो व्यंग्यकार की होती है वो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखना है उसे, और यही मैं समझता हूं कि उसका काम है कि व्यंग्यकार अपने को सजग रखे और सही बातों से जुड़े और आंदोलन को सही दिशा दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रश्न हैं और हमारे कोई साथी अगर कुछ बात अपना रखना चाहें तो अपना नाम यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैं जहाँ तक देख रहा हूँ चैट बॉक्स में सेवाराम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, अगर अपनी बात संक्षेप में रखना चाहें तो 2-3 मिनट में रखें, फिर हम लोग जो प्रश्न हैं 2-3 उस पर बात करेंगे। तो सेवाराम त्रिपाठी जी से निवेदन है, जी सुनील जी अभी बुलाता हूँ आपको। सेवाराम त्रिपाठी जी से निवेदन है कि विषय पर अगर कुछ जोड़ना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं संक्षेप में। आपका माइक ऑफ है सेवाराम त्रिपाठी जी। ठीक है, तो जी सुनील जैन राही जी से निवेदन है कि वो अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। मैं परसाई जी का एक व्यंग लेख कह लो या निबंध कह लो, देशभक्ति से गद्दारी, इसमें लिखा है, बंधु अवसर को पकड़ना बड़ी भारी विधा है। आगे लिख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में बने बूढ़े सेठ ने बेटे से कहा, बेटा मैं उस लड़ाई में बना था, तू इस लड़ाई में बन जाना। परसाई जी को जब भी पढ़ता हूं तो मुझे अपने आप से आत्मग्लानि होने लगती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। जहां तक व्यंग्यकार के आंदोलन की बात है तो मैं केवल अपनी बात कहूंगा और ये बात मेरे पे लागू है। मैं किसी अन्य पर लागू होने या करने की अपेक्षा या आकांक्षा नहीं रखता हूं। मैं धूर्त और मक्कार हूं क्योंकि मैं व्यंग्यकार हूं, क्योंकि सच्चाई जाने बगैर आंदोलन के साथ खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने वैचारिक दायरे से बाहर नहीं निकल पाता हूं, क्योंकि मैं अभिप्रेरणा से व्यंग लिखता हूं, भौगिक व्यंग नहीं, क्योंकि मैं सत्य जाने बगैर तथ्य प्रस्तुत कर देता हूं, क्योंकि मैं आंदोलन से पीड़ित अवाम की पीड़ा की बात नहीं करता, इसलिए मैं धूर्त मक्कार व्यंग्यकार हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राही जी। मैं सेवाराम त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात जरूर रखें। जरूर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अब? हेलो। जी आ रही है। हमारे साथियों ने बहुत कुछ उम्दा बातें भी कही हैं जिनसे मेरी सहमति है और कुछ मेरी असहमतियां भी हैं। दरअसल व्यंग्यकार बेचैन होता है। अब परिभाषा की बात नहीं है कि हम व्यंग्यकारों पर परिभाषा देते फिरें, उसके सूत्र तलाशते रहें। मेरे ख्याल से अब ये वक्त नहीं है, हम उस वक्त से बहुत बाहर आ चुके हैं। और यह भी सिद्ध हो चुका है कि व्यंग्यकार हो या लेखक हो, उसे जनता से जुड़ना ही है। जनता से यदि वो नहीं जुड़ता है तो उसका लिखना पढ़ना सब बेकार है, कोई मायने नहीं रखता है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, इसको कुछ बताना। लेकिन मैं देखता रहा इधर, खासकर मैं किसान आंदोलन को ले लूं। आंदोलन हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, चाहे वो जेपी का आंदोलन देखा हो या आपातकाल पे जो हुआ वो देखा हो, ये बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। तो आंदोलनों का जो चरित्र है वो हमेशा बेहतरी का होता है। कुछ छुटपुट बातों को छोड़ दीजिए, उनकी हमें आलोचना भी करनी चाहिए और हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि
आजकल जितने भी आप सोशल मीडिया में या टीवी चैनलों में जो बहसें सुन रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। टिकैत जी का जो किसान आंदोलन है, उसने इस बात को सिद्ध किया है। उस पर आरोप बहुत लगते रहे। मैं आरोपों की बात आज ही मैं एक चैनल पर बात सुन रहा था, उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे घुमा फिरा कर कि आप आंदोलन छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक अलग सवाल है, लेकिन बहुत मजबूत पक्ष आंदोलनों का होता है। ऊपर ऊपर से हवा हवाई हम समझा नहीं पाए। क्यों भाई नहीं समझा पाए? किसान कोई मुर्दा लोग हैं जिससे देश चलता है, ये हिंदुस्तान चलता है, जिसके जिन्सों से हमारे पेट पलते हैं, उनको हम समझा नहीं पाए। ऐसी क्या बात आपने कर दी कि आप समझा नहीं पाए? तो ये जो नजरिया है, मैंने बिनकार मित्रों को भी देखा, लेखकों को भी देखा, उनका मनोविज्ञान बहुत बिगड़ा हुआ मनोविज्ञान था ज्यादातर लोगों का। मैं बहुत सख्ती के साथ इस बात को उठा रहा हूं, और बहुत दुख भी होता है इस बात को लेकर के कि हमारा लिखने पढ़ने वाला आदमी, हमारा बुद्धिजीवी भी भ्रमित है। वो किसान आंदोलन के विपक्ष में भी रहा है। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। तो ऊहा पोह जिन लोगों में है, चाहे वो व्यंग्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, जो आंदोलन को नहीं समझते हैं, आंदोलन के चरित्र को नहीं समझते हैं और जनता की भावनाओं को नहीं समझते हैं, वे इस तरह की तमाम खोखली बातें करते हैं। कहाँ जा रहे हैं, किसके पक्ष में खड़े, उनको यही पता नहीं। अभी जिसे मुरादी कविता सुना रहे थे तिवारी जी, गई थी कि आज वो प्रासंगिक है। जैसे सर्वेश्वरदास सक्सेना ने एक कविता लिखी थी कि जब आपके कमरे में लाश पड़ी हो तो आप भक्ति कर सकते हैं क्या, आप भजन गा सकते हैं क्या? जब समूचे देश का किसान आंदोलित हो रहा हो, सड़कों पर बैठा हो, उस पर कील ठोकी जा रही हो, उसको तरह तरह के मुकदमे चलाए जा रहे हो, और कोई व्यंग्यकार भी कोई इस बात को कहे कि अरे क्या कर रहे हैं ये खाए अघाए हुए लोग, ये खाए अघाए हुए लोग नहीं हैं। उसमें ठीक है, कुछ लोग, कुछ किसान ऐसे रहे होंगे। अब हम कि वो किसान ऐसा हो जो लंगोटी पहने हो, हम वो 1947 वाले किसान को यदि हम देखते हैं तो हमारी सरकार क्या है जो नई संसद बना रही है, इसको नहीं देखना चाहिए। पेट्रोल हमारे कहाँ, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। किसान के बेटे मंत्री रहते हैं, सरकार में तमाम कितने लोग हैं, लेकिन किसानों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं रहा। यह एक जो इस तरह का जो चरित्र हमारे सामने आया है, और हमारे व्यंग्यकार मित्रों में भी आया है, हमारे लेखकों में भी आया है, और हमारे बुद्धिजीवियों में भी आया है। ये जो दोगलापन मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है हमारे समाज के विकास के लिए और इस जनतंत्र के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि जनतंत्र हमारा सरसैया पर भीम की तरह नहीं पड़ा हुआ, भीष्म की तरह नहीं पड़ा हुआ। हमारा जनतंत्र पड़ा हुआ है सरसैया में, आजादी पड़ी हुई है सरसैया में, और यहाँ तक जुडिशरी और तमाम सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये कहने में क्या संकोच है? ये हम जनता की बातें कर रहे हैं, अपनी बातें नहीं कर रहे हैं। और व्यंग्यकार होता है या लेखक होता है, वो हमेशा प्रतिपक्ष में होता है, और वो जनता के साथ होता है, जनता की समस्याओं के साथ होता है। अब बेरोजगारी की बात नहीं करेगा व्यंग्यकार तो क्या करेगा? वह आंदोलनों की बात नहीं करे, अब आंदोलन जीवी हो जाएगा। तो आंदोलन जीवी तरह तरह के भ्रम पाल करके, और सत्ता का चरित्र ही मित्रों है कि वह आपको भ्रम में रखना चाहती है, और भ्रम में ही सब कुछ करना चाहती है, और भ्रम में ही तमाम तरह के हवाई किले बनाती है। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इससे हम मित्रों को, सभी को सावधान रहने की भी जरूरत है। और व्यंग में छपा छपाई का जो खेल चल रहा है कि तू मुझे छाप ले, मैं तुझे छाप लूं,
और मैं कहाँ छप गया, कितने बार छप गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक रचना लिखें, 2 रचना लिखें, 3 रचना लिखें, लेकिन कायदे से लिखें, जनता के साथ खड़े होकर लिखें, उस पीड़ा के साथ लिखें, तो आपकी बात का वजन होगा। नहीं तो आप पोथे के पोथे गिनाते रहिए, सैकड़ों व्यंग रचनाएं लिख दीजिए, उसका कोई वजूद नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ये मैं बहुत दुख के साथ कहना मुझे पड़ रहा है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने थोड़ी सी रचनाएं लिखी हैं, उनकी रचनाओं का, उनकी व्यंग रचनाओं का, उनकी रचनाओं का व्यापक असर हमारे पास होता है, होता रहा है और आगे भी होगा। और ये तो खेला है एक तरह का, ये व्यंग्यकारों का भी खेला है और हमारे लेखक मित्रों का भी खेला है और हमारे बुद्धिजीवियों की दिमागी कसरतों का भी खेला है और तमाम सारे लोगों का ये जो खेला चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वक्त जो है बहुत बड़ी शिनाख्त करता है, हर आदमी की, सत्ता की भी करता है, व्यंग्यकारों की भी करता है, लेखकों भी करता है, हर की करता है। आंदोलन हमेशा अच्छे काम के लिए किए जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन इसका गवाह है और भक्ति आंदोलन भी इसका गवाह है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और आपातकाल के दौर में जो आंदोलन हुआ था, उसका चरित्र बाद में भले भ्रष्ट हो गया हो, लेकिन वो भी जनता की तरफदारी करता था। आपने मुझे वक्त दिया, मैं सभी मित्रों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे तो मुझे भारतेंदु याद आ गए। 3 बुलावे 13 आवे, निज निज विपता रोज सुनावे, आंखों फूटी भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। जी, आज तो ग्रेजुएट की जगह पोस्ट ग्रेजुएट भी कम नजर आता है और चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये जो हिंदी साहित्य की जो थाती है वो तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ज्यादा भटकाव शायद वहां होता है जहां हिंदी साहित्य का टेम्परामेंट नहीं मालूम है और हम लेखक हैं, लेकिन हमें अपनी थाती की जानकारी नहीं है कि हिंदी साहित्य, हिंदी का ही खुद जन्म क्यों हुआ, हिंदी क्यों अस्तित्व में आई। अगर ये पता हो तो मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती। और हिंदी साहित्य जिस जमीन पर खड़ा हुआ है उस जमीन पर तो चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा, बिल्कुल बिल्कुल, चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। चिड़िया पक्षी कुल का सबसे कमजोर प्राणी और गरुड़ बाज जो है वो पक्षीराज है। राजा से उस कुल के सबसे कमजोर प्राणी को लड़ने की ताकत जो दे दे, फिर व्यंग्यकार और साहित्यकार की भूमिका है। जो मुझे बार बार लगता है कि जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम किस कुल में हैं, अगर वो कुल पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का मैं हूं, तो इतनी तो शर्म रहेगी कि हमको कहाँ खड़ा होना है। हमको पता ही नहीं है और हम बातें करते हैं। सोशल मीडिया ने और ये जो आज के दौर में अखबार ने इतना इंपावर किया कि जिनको कुछ नहीं आता है वो भी विद्वान मरना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा बन के घूमे जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें बहुत हैं। और चूंकि वक्त बीत रहा, मैं डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में अपनी बात रखें और फिर हम लोग 2-3 प्रश्न इसमें जो हैं तो शशि जी देख लीजिएगा अगर आप कुछ बोलना चाहें, और बाकी भी वक्ता अगर कुछ संक्षेप में 1-2 मिनट जोड़ना चाहेंगे तो बोलेंगे। मैं ब्रजेश कानूनगो जी को भी बुलाऊंगा, मैं किशोर अग्रवाल जी को पहले बुला लूँ। जी डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी, स्वागत है जी। बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को, सारे व्यंग्यकारों को मेरा अभिनंदन। मैं एक चीज पे सिर्फ ध्यान माननीय व्यंग्यकारों का इंगित करना चाह रहा था कि मैं कई साल रेवेन्यू में प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया और एसपी भी रहा। तो सीधी बात यह है कि व्यंग्यकार अगर आंदोलन से जुड़ा हो तो कोई ना कोई मांग, कोई ना कोई लेख व्यंग्यकार का भी प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचे। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई 40 साल में कि व्यंग्यकार सीधे होकर के किसी मांग से जुड़ा हो। आंदोलन के प्रति जो व्यंग्यकार का दायित्व कहें या उसकी भूमिका कहें,
तो वो महज इतना है और जरूरी है कि समाज में कोई अगर विसंगति या किसी प्रकार की अव्यवस्था ने जन्म लिया है या किसी तरह का अस्वीकार्य अगर दिखाई दे रहा है, तो समाज के आंदोलनकारी उसको देख करके जागरूक हों, इकट्ठा हों और उसके खिलाफ लड़ने को लामबंद हों। ऐसी भूमिका ही आंदोलन की जो है व्यंग्यकार बना सकता है, चाहे वो कार्टूनों के माध्यम से करे, चुटकुलों के माध्यम से करे, कवि सम्मेलनों में टेढ़ा बोल के करे, या लेखों के माध्यम से लिख करके एक तरह का चेताया जा सकता है कि तुम्हारे साथ। अब तो दिक्कत ये है कि समाज के लोग जो है अपने साथ क्या बुरा घट रहा है इसको भी नहीं समझते, तो वो भी व्यंग्यकार का दायित्व है कि वो उसको चेताए कि तुम साले नीचे से नंगे हो गए, तुम्हारा कपड़ा खोल लिया गया है, चेत जाओ। तो ये दायित्व जो है आंदोलन के लिए व्यंग्यकार निभा सकता है। बाकी स्वयं व्यंग्यकार आंदोलन को संचालित कर ले, आगे बढ़ जाए, कोई मांग पत्र बना ले, ये संभव नहीं है। डरपोक भी बहुत है व्यंग्यकार कि हर चीज कहने के लिए तो बहुत बढ़िया है कि बोलने में अच्छा लगता है कि हमने विषय पर लिखा है, परंतु बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पे कलम चलनी चाहिए और व्यंग्यकार चुप्पी साधे बैठे हैं। हल्के विषयों पर, सुरक्षित विषयों पर तो लिख रहे हैं, परंतु जिससे आग लग जाए ऐसी किसी बात को पकड़ने को व्यंग्यकार राजी नहीं है, क्योंकि वो अपना बचाव करना पहले जानता है। दूसरी एक बड़ी चीज है कि जैसे कविता और लेख जो है वो निजी चीज है लेखक की और कविता की, उसकी डिजाइनिंग, उसका तरीका, उसके कहने की विधा वो एक अलग है, उसकी छाप है। वैसे ही लगता है कि व्यंग की भी अपनी अपनी सबकी विधा है, सबका एक निजी विषय है, वो सार्वजनिक और जनहित का विषय नहीं है। ज्यादातर सुनने में यही आता है कि पीड़ा से व्यंग निखरता है और शोषण से व्यंग पोषित होता है। तो ऐसा लगता है कि मूल वस्तु व्यंग है जिसका पोषण करने के लिए शोषण और पीड़ा बन रही है, जबकि व्यंग तो एक हथियार है, शोषण और पीड़ा के विरुद्ध चलाए जाने वाला शब्द बाण है। तो उसके निखार के लिए कोई शोषण या अव्यवस्था बनती हो, ये कहना ठीक नहीं है, बल्कि हर पीड़ा को व्यंग्यकार समझे, हर अस्वीकार्य को जाने, उसके प्रति सजग रहे और लोगों को जगाए। लोगों को ये तक बताने का दायित्व है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसके फेवर में जो कुछ लिखते बने लिखे। तो मेरी समझ में आंदोलन में व्यंग्यकार की यही भूमिका महती है। बाकी बहुत सुंदर लिख लेने से काम नहीं चलेगा, बहुत पहना और आग लगा देने वाला लिखने की जरूरत है इस समय। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रजेश कानूनगो जी मेरी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो वो अपनी राय संक्षेप में रखें, फिर शशिकांत जी। जी धन्यवाद तिवारी जी। आज शशिकांत शशि जी ने, प्रभाशंकर उपाध्याय जी ने, सुधीर कुमार चौधरी जी ने और राजेंद्र वर्मा जी ने, साथ में सेवाराम त्रिपाठी जी ने विषय के ऊपर इतना व्यापक और गंभीर बातचीत कही है, तो बहुत कुछ रहता नहीं, लेकिन इन्हीं में से कुछ चीजें मुझे लगता था तो मैं कहना चाहता हूं। और आपने जो भारती जी की कविता सुनाई कि बहुत प्रासंगिक आज भी, तो इस मामले में हम जैसे जो पुराने 40 साल से लिख रहे हैं उनको एक लाभ ये हो गया कि हम 75-80 में लिखे हुए लेख निकाल देते हैं, उनका पुनर्पाठ करते हैं और फिर लिख देते, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे तो कॉपी पेस्ट का जमाना है, कुछ पैराग्राफ वैसे की लिख लें, तो इसलिए हम इन दिनों ज्यादा दिख रहे हैं। वो दिख रहे हैं तो लगता है लोगों को लिख रहे हैं, लेकिन स्थितियां ही वो है। तो भले ही कबीर का दोहा कभी लिखा गया हो, वो कबीर आज भी लिखे जाएंगे, तो जरूरी है, और वो रिपीट भी हो, नए रूप में आए तो भी जरूरी है, क्योंकि व्यंग्यकार का दायित्व तो यही है
कि वो अभी सब कुछ कहा जा चुका है कि उसका दायित्व क्या है। और मेरा एक मानना और ये भी है कि आज अभी के समय की मैं बात करना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि तो जरूरी है। आप कोई भी लेखक हो, अब यहाँ राजनीतिक दृष्टि से आप दलगत राजनीति से न लें कृपया। मैं वो वाली के बंदे तेरा पॉलिटिक्स क्या है, तेरी राजनीति क्या है, उसकी बात करना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि तो हर एक लेखक के पास होना चाहिए, चाहे व्यंग्यकार हो चाहे कवि हो। दूसरी एक बात मैं आज के संदर्भ में जो अभी अभी निकल के भी आई थी कि आज जो लिखा जा रहा है व्यंग्य वो नैरेटिव केंद्रित है। आज जो नैरेटिव चल रहा है या हमें घुट्टी में पिलाया जा रहा है, हम व्यंग्यकार उस पर लिखना चाहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है? अब एक शशि जी ने कहा भी था कि तीसरा रास्ता ये है कि हम साहित्य और साहित्यकारों पर अधिकांश लिखा जा रहा है, उसको बहुत अच्छे से डील किया गया वो क्यों लिखा जा रहा है। लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लिखवाया जा रहा है। अब हम जब आंदोलन की बात करते हैं तब आंदोलन किसके लिए होता है? ये भी बात कही जा चुकी कि शोषित गरीब तबके पे जो समर्थ नहीं है उसके पक्ष में, उसके लाभ के लिए बात जब होती है तब आंदोलन जन सामान्य के लिए बात होती है, जब बात होती है। और मूल तो इसके पीछे आर्थिक कारण तो है ही। आर्थिक दृष्टि से हमारे समाज को भी 3 भागों में बांटा है हमने। एक निम्न वर्ग है, गरीब है, एक मध्यम वर्ग है और एक तथाकथित उच्च वर्ग है। हम इसको मोटे तौर पे 3 भागों में अगर बांटे तो आंदोलन निकलता कहां से? मध्यम वर्ग। गरीब असंगठित है, वो आंदोलन कर नहीं सकता। उच्च वर्ग व्यापारी है, उत्पादक है, पूंजीपति है, उसके खिलाफ तो आंदोलन होते हैं। तो आंदोलन करता है मध्य वर्ग। गरीब को तो आश्वासन और साधन मुहैया करके योजना से, वो छद्म योजनाएं भी हो सकती है, छद्म आश्वासन भी हो सकते हैं, उससे उसका संतुष्टि, उसको कृत्रिम संतुष्टि देके उसको चुप कराया जा सकता है। उच्च वर्ग आप जानते हैं कि उनके खिलाफ तो करना ही है, वो तो व्यापारी हैं, उत्पादक हैं, पूंजीपति हैं। रहा मध्य वर्ग, मध्य वर्ग से ही लेखक भी आते हैं, मध्य वर्ग ही आंदोलन भी करता है, मध्य वर्ग भी जो आम मध्य वर्ग है। अब आप कहते हैं किसानों में ऐसे लोग दिख रहे थे वो सब संपन्न थे, तो हमारा मध्यम वर्ग सब संपन्न भी हुआ है, उच्च मध्यम वर्ग भी है, निम्न मध्यम वर्ग भी है, लेकिन वो गरीब नहीं है। वो असंगठित मजदूर किसान जो है उसके लिए मध्यम वर्ग आके अगर खड़ा होता है, आंदोलन करता है, उसके प्रति आपत्ति जगाई जा रही, बात कह रही जा रही कि नकली किसान है, ये नकली लोग हैं, क्योंकि वो मध्य वर्ग है। अब दूसरा मध्यम वर्ग का विभाजन किया है। गरीब तबके को आपने आश्वासनों और राहतों की घोषणा करके सहयोग दाके छद्मता से भी कराया, कुछ गया भी, तो वो चुप है। उच्च वर्ग बोलेगा नहीं क्योंकि वो उत्पादक है, पूंजीपति है। मध्यम वर्ग आंदोलन करता है, उसमें लेखक भी मध्यम वर्ग है। तो अब रहा क्या? अब मध्यम वर्ग का बंटवारा हुआ और उसमें ऐसे विषय लिए गए, मीडिया को आप जानते हैं, छपने की बात कही गई, छपता वही है। तो अधिकांश लोग तो छपने वाले तरीके से, जो छपता है वो बिकता है, वही लिखता है। और जो लिखना चाहते हैं, जो खिलाफ में झंडा उठा के, अब यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग में जो लेखक है वो कलम तो चलाते ही चलाते हैं, लेकिन एक रचनाकार झंडा भी उठाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो झंडा उठाते हैं, लेकिन उन झंडा उठाने वाले कलमकारों की रचना, शशि जी ने जैसे कहा, कौन छापता है? छापने का संकट है। हाँ, वही फिर पर्चों का जमाना आ गया। मीडिया, आपको अपने ब्लॉग पे लिखना है, अपनी फेसबुक पे लिखना है, वहां भी बहुत सारे प्रतिबंध लग रहे हैं, तो क्या फिर वही जमाना पर्चे का आएगा? रोटी के माध्यम से कविताएं जाएगी। बात जब गद्य की होती तो हम कवि गद्यकार को तो रोज कॉलम में देख रहे हैं, बात उसी पे कर रहे हैं कि छपने वाला गद्यकार, फलाना गद्यकार। लेकिन आप जब कविता की बात करेंगे तो असली व्यंग तो कविता में है, जो व्यंग कविता कही ही नहीं गई। कविताएं खूब लिखी गई, कविताएं पोस्टर बनी, कविताएं से आंदोलन खड़े हुए,
कविताएं क्रांति लाई और उसके पोस्टर बने, उसके जनगीत बने। आज भी वो लोग हैं कवि जो लगातार कविताएं लिख जाए, कविताएं खड़ी हैं एक आंदोलन की तरह, लेकिन चुप क्यों चुप है ये आप सब जानते हैं। तो मेरा केवल इतना ही कहना था कि सच्चा लेखन आज भी लिख रहा है और बहुत सी रचनाएं वो प्रासंगिक फिर से क्यों हो रही है कि वो प्रकृति आंदोलन उसी प्रकृति उसी व्यवहार के खिलाफ है, उसी विचार के, वो सत्ता के खिलाफ है जो सत्ता चाहे 75 में रही हो, चाहे आज रही हो, चाहे कल रहने वाली हो, जिस सत्ता के खिलाफ है, किसी दल या गठबंधन या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। लेखक और व्यंगकार हमेशा मनुष्य के साथ खड़ा रहता है और इसीलिए हम लोग अभी भी यही कहते हैं कि बात प्रतिबद्धता सरोकार की जब तक नहीं होगी, पक्षधरता की खड़ी नहीं होगी कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं। सेवाराम त्रिपाठी ने जो कहा कि उनको पता ही नहीं कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, वो किसान पे लिख रहे हैं। जैसा कि कहा गया, आज नैरेटिव प्रबल है, जो नैरेटिव चल पड़ता है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। लोगों ने देखा ही नहीं, उन्होंने एक ही सत्ता देखी है। ऐसी पीढ़ी भी है, ऐसे लेखक भी हैं जिन्होंने एक ही सत्ता देखी है, उसी को अनुमान लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से बहुत अच्छी बातें की और मैं सुनते हुए मैं बहुत से विचारों को रोक लिया करता हूं, क्योंकि फिर मैं भी बोलूंगा तो पता चला कि अच्छा बच जाएगा। क्योंकि जैसे विचार की बात आई थी बीच में, सत्य के पक्ष में खड़े रहने की बात आई थी। ये जो सत्य है ना, सत्य बड़ा व्यापक शब्द है। रावण का भी सत्य है, वो झूठ थोड़ी है, और राम का भी सत्य है। तो आप किसके सत्य में खड़े, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। रावण अपनी दृष्टि में कभी गलत नहीं था, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन हम कहते हैं आज सत्य के पक्ष में लिखना चाहिए व्यंगकार को। पहले हमको ये समझना पड़ेगा सत्य है क्या। एक आतंकवादी का, एक लुटेरे का भी सत्य है और एक लुटने वाले लोगों का भी सत्य है। तो ये बहुत सी चीजें हैं और मैं इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शायद साहित्यिक समझ होगी तो और वो बेहतर साफ होगी। और जब विचार की बात आती है ना, लोग कहते हैं कि वैचारिक दृष्टि विचार से नहीं, विचार अगर ना हो तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है, विचार ही है। जैसे सुधीर कुमार चौधरी जी ने कहा कि वह नर नहीं है पशु निरा है, जिसमें न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। साहब ये विचार है। और बाद में उन्होंने ही ये कहा कि विचार के प्रति आग्रही नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो बारीक अंतर है जिसको पकड़ने की जरूरत है। विचार नहीं होगा तो आप इंसान नहीं होंगे, फिर आप पशु हो जाएंगे। विचार ही है जो सीमा पर सिपाही जान दे देता है साहब उस विचार के लिए। तो विचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। विचार और इतना व्यापक है कि उसको समझना पड़ेगा और इसलिए फिर वो गांधी जी का जंतर पकड़ना पड़ेगा जिसमें 73 मनुष्य का हित छुपा, सबसे अच्छा है। आज की गोष्ठी में हमारे आदरणीय साथी श्री शशिकांत सिंह शशि जी और सुधीर कुमार चौधरी जी, प्रभाशंकर उपाध्याय जी, राजेंद्र वर्मा जी और रामस्वरूप दीक्षित जी, राजशेखर चौबे जी, महेंद्र कुमार ठाकुर जी, अभिजीत दुबे जी, किशोर अग्रवाल जी, ब्रजेश कानूनगो जी और अपनी टिप्पणियों से लगातार बिल्कुल अर्जुन की जो धनुर्धारी शक्ति को भी क्षीण कर देने वाले भारत अनुराग जी, जो लगातार टिप्पणियों से छाए हुए हैं, और अलका अग्रवाल जी, रेणु देवपुरा जी, सौरभ जी, और मैं देख रहा हूं कि और कोई छूट न जाए। किशोर अग्रवाल जी का नाम मैंने लिया, अलका जी का नाम लिया। तो आप सभी का और जितने भी साथी जो अब नहीं हैं, मतलब यहाँ से डिस्कनेक्ट कर गए हैं किसी कारण से और मैंने नाम नहीं न लिया हो, उन सब के प्रति, टीकाराम साहू आजाद जी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सेवाराम त्रिपाठी जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोगों के इस सकारात्मक सहयोग से, सक्रिय सहयोग से ही हम लोग इस तरीके का उत्कृष्ट आयोजन कर पाते हैं। और आप लोग निरंतर अपना सहयोग, अपना स्नेह बनाए रखें। हम लोग निश्चित तौर पर एक बेहतर समाज, रचनात्मक समाज और मित्रवत संवाद का इस प्रयास को हम लोग हमेशा आगे जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको साधुवाद देते हुए
इस आयोजन की समाप्ति की घोषणा करता हूं और आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप लोगों को।